नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम जिस टॉपिक से बात शुरुआत करेंगे वो शब्द शक्ति मुख्य रूप से है। और शब्द शक्ति खत्म करते करते जब हम पहुंचेंगे व्यंजना पर, तो वहां से एक और टॉपिक को लेंगे जिसका नाम है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत व्यंजना शब्द शक्ति का ही एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। इसलिए जो हम क्रम रखेंगे, पहले शब्द शक्ति विवेचन और उसके बाद ध्वनि सिद्धांत। और ये दोनों विषय होने में शायद 3-4 कक्षाओं की जरूरत पड़ेगी। हम जितनी गहराई के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो यूजीसी की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, कोशिश करेंगे कि इसके बाद एक भी सवाल आपका न छूटे और आप हर सवाल के साथ हंसी मजाक करते हुए, खेलते हुए आगे बढ़ सके। ठीक। तो जिस शब्द की बात है उसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति विवेचन हम लोग पढ़ते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, लेकिन बहुत रोचक बात है कि शब्द शक्ति विवेचन 3 स्थानों पर हमें सामान्यतः दिखता है, जिसमें से एक स्थान है व्याकरण। जिन लोगों ने संस्कृत का व्याकरण रचा, उन्होंने शब्द शक्ति पर पर्याप्त बातचीत की। दूसरा दिखता है भारतीय दर्शन में। और जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन के कुछ संप्रदायों ने विशेष रूप से भाषा पर काम किया। और जिन्होंने भाषा पर विशेष काम किया, उसमें से एक समूह बोलते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन। इनमें भी मुख्य रूप से न्याय, न कि वैशेषिक, क्योंकि न्याय दर्शन का मुख्य काम ज्ञान मीमांसा का है और भाषा का संबंध उसी के साथ ज्यादा है। वैशेषिक का मुख्य काम तत्व मीमांसा यानी जगत, संसार, इस सब के बारे में बात करना है। तो न्याय की भूमिका इस मसले में ज्यादा है। एक दर्शन भारत में मीमांसा हुआ। मीमांसा का बहुत महत्व है भाषा विवेचन में। तो मीमांसकों का जिक्र, जैसे आपने प्रभाकर मिश्र का नाम शायद सुना हो, कुमारिल भट्ट का नाम सुना होगा, ये 2 प्रमुख आचार्य मीमांसा दर्शन में हुए। इन दोनों के जो प्रमुख थे, शुरुआती थे, वो जैमिनी थे। लेकिन जैमिनी के बाद जब प्रभाकर कुमारिल का समय आया, उन्होंने भाषा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं बीच में जिक्र करूंगा कि हम कौन कौन से दर्शन से इसका लिंक जोड़ रहे हैं। एक तीसरा दर्शन है वेदांत। और वेदांत में विशेष रूप से जब लक्षणा का विवेचन करेंगे, तो वेदांत में एक शाखा होती है अद्वैत वेदांत। आपने इसका नाम सुना होगा। अद्वैत वेदांत का मोटा मोटा मतलब होता है शंकराचार्य और उनके जो अनुयायी हैं, उनका दर्शन उन्होंने। और वेदांत में एक वैष्णव वेदांत है। वैष्णव वेदांत की एक शाखा, जिसको बोलते हैं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। आपने भक्ति सिद्धांत पढ़ते हुए या भक्ति काल पढ़ते हुए जरूर पढ़ा होगा कि रामानुज के ही शिष्य थे रामानंद। ये वही रामानंद हैं जिनके बारे में कहते हैं भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। और इन्हीं रामानंद के शिष्य कबीर हुए। तो कबीर के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु रामानुज, जो दक्षिण भारत में थे। रामानुज के सिद्धांत का नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। और रोचक बात है कि अद्वैत वेदांत के कुछ आचार्यों ने, शंकर ने तो नहीं, लेकिन शंकराचार्य के बाद जैसे एक आचार्य का नाम लिखना चाहे तो मधुसूदन सरस्वती प्रमुख आचार्य हैं, जिनका जिक्र हम लोग पढ़ते हैं लक्षणा विवेचन में कहीं कहीं। मुझे नहीं पता कि इतने गहरे सवाल आपसे पूछे जाएंगे या नहीं, पर मुझे जो निर्देश हमारी टीम ने दिया है वो ये कि जिस गहराई तक सवाल सोचे जा सकते हैं वो सब मैं आपको करवा दूं। तो मैं थोड़ा सा विस्तार में जा रहा हूँ। जहां आपको लगे ज्यादा विस्तार हो रहा है, आप कान बंद कर लीजिएगा जोर से थोड़ी देर के लिए और अपने आप को बचा लीजिएगा उस चीज से। ठीक है। तो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य नहीं, किंतु उनके एक बाद के अनुयायी मधुसूदन सरस्वती का नाम विशेष रूप से लक्षणा विवेचन में आता है। और रामानुज का नाम भी इस संबंध में आता है। मैं संकेत कर देता हूं, एक शब्द शक्ति होती है लक्षणा। जब इसकी बात करेंगे तो मैं इनका जिक्र करूंगा आपके सामने कि किस संबंध में ये बात आ रही है। इसके अलावा एक दर्शन और है जिसका नाम है योग। योग दर्शन आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखे थे, वहां से इसको लिया जाता है। इन दर्शनों की भूमिका ऐसी है जो शब्द शक्ति विवेचन के लिए अनिवार्य है। और तीसरा संदर्भ मिलता है काव्य शास्त्र में ही। काव्य शास्त्र में देखना हो तो आपने आचार्य मम्मट का नाम जरूर सुना होगा। तो मम्मटाचार्य या आचार्य मम्मट जैसे कुछ विद्वानों ने शब्द शक्ति पर बात की है।
लेकिन बहुत रोचक बात है कि पढ़ तो हम रहे हैं काव्य शास्त्र, लेकिन काव्य शास्त्र के इस विषय का विवेचन सबसे कम हुआ है काव्य शास्त्र में। तो ये सबसे कम विवेचन यहां पर हुआ, और इसलिए शब्द शक्तियों को समझने के लिए काव्य शास्त्र के भरोसे हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही कम उसमें बताया गया है। या यूं कहें कि काव्य शास्त्र के आचार्यों ने इस मसले पर जो ज्ञान लिया वो ज्यादातर बाहर से स्वीकार किया। इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है व्याकरण में, और लगभग उतना ही मिलता है दर्शन में। तो भारतीय काव्य शास्त्र या संस्कृत काव्य शास्त्र, जिस पर हमारा हिंदी का काव्य शास्त्र भी टिका हुआ है, भारतीय काव्य शास्त्र शब्द शक्ति के संबंध में जो ज्ञान लेता है, मोटे तौर पर व्याकरण और भारतीय दर्शन, और भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से वेदांत, मीमांसा और न्याय, इन 3 स्थानों से स्वीकार करता है। ये एक सामान्य बैकग्राउंड है आज के टॉपिक की। यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई हो मेरे ख्याल से। कहीं भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ताकि हम उस बात को वहीं से आगे बढ़ाएं। अब जब हम शब्द शक्ति विवेचन पढ़ना चाहते हैं तो फिर एक मसला है जिसको पहले हम समझ लें। हमें शब्द शक्ति विवेचन क्यों पढ़ना है? किसी भी विषय को पढ़ने से पहले एक प्रश्न मन में आना चाहिए कि ये विषय हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाषा के संबंध में जब हम भाषा के दर्शन में जाते हैं, काव्य शास्त्र क्या है? काव्य का दर्शन है, काव्य के दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर है। ऐसे ही भाषा के भी दार्शनिक प्रश्न होते हैं। भाषा का सबसे गहरा, सबसे प्राथमिक दार्शनिक प्रश्न ये है कि किसी शब्द के अंदर अर्थ देने की शक्ति कहां से आती है? शब्द कैसे अर्थ देता है? शब्द तो वर्णों का समूह है, या कभी कभी एक ही वर्ण भी शब्द हो सकता है। जैसे व, राम व श्याम जा रहे थे, वह एक ही वर्ण है और शब्द भी है। तो शब्द क्या है? वर्ण है या वर्णों का समूह है। लेकिन इस शब्द में ये ताकत कहां से आती है कि वो अर्थ दे पाता है? तो शब्दों में अर्थ देने की ताकत, ये अपने आप में काव्य शास्त्र का, भाषा शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रश्न से हमने जो विवेचन शुरू किया उसको कहा गया शब्द शक्ति विवेचन। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो भाषा में अर्थों का आदान प्रदान हो रहा है उसकी जड़ कहां पर है, अर्थ पैदा कहां हो रहा है। लेकिन जब हम अर्थों पर विस्तार में जाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, और वो ये कि अर्थ का संबंध जब गहराई में ढूंढेंगे तो शब्द से पहले या शब्द से ज्यादा वाक्य से बनता है। और इसलिए जब तक हमें वाक्य का कंटेक्स्ट और वाक्य का कंसेप्ट ठीक से ना पता हो तो शब्द शक्ति को समझना असंभव हो जाता है। और इसलिए न्याय दर्शन के लोगों ने सबसे पहले वाक्य के बारे में बात की और वाक्य से निकलते हुए शब्द शक्तियों का विवेचन शुरू किया। इससे थोड़ा सा हम समझते हैं कि शब्द शक्ति की बैकग्राउंड के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो वाक्य है, ये वाक्य कैसे बनता है और उसमें शब्दों की भूमिका कैसे कैसे बनती है। वाक्य का विवेचन सबसे ज्यादा गहराई से जिन लोगों ने किया वो न्याय दर्शन के आचार्य हैं। कुछ काव्य शास्त्रियों ने भी किया है, व्याकरण के लोगों ने किया ही है। और वाक्य की परिभाषा जब करते हैं तो एक सामान्य परिभाषा है कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त कर सकता हो, जो पूरा अर्थ व्यक्त कर सकता हो, उसे वाक्य कहते हैं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन आप मेरे ख्याल से बोलने से समझ पा रहे होंगे साथ साथ। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ व्यक्त कर सके उसे वाक्य कहते हैं। मतलब न्याय दर्शन कहता है पद समूह के रूप में वाक्य की व्याख्या करता है, वाक्यम पद समूह, तो इस तरह से उसको डिफाइन करता है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं सार्थक शब्दों का समूह वाक्य है, यही हमें ध्यान रखना है कि वाक्य दरअसल शब्दों का ना होकर के पदों का समूह है। और यहां पहला हमारे सामने एक जो युग्म आता है वो है शब्द और पद, और इन दोनों में अंतर क्या है। आपको बड़ा रोचक लगेगा जब हम कहते हैं कि ये पदार्थ कैसा है। दर्शन में पदार्थ का मतलब वस्तु नहीं होता, दर्शन में पदार्थ का मतलब पद का अर्थ होता है। इसलिए शब्दार्थ विज्ञान को पदार्थ विज्ञान भी कहते हैं।
तो जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो उसका मतलब कभी मतलब एक पक्ष फिजिक्स में ये होता है कि भौतिक वस्तु है, मैटर है, लेकिन जब भाषा विज्ञान में आते हैं तो पदार्थ का मतलब है पद का अर्थ, और उसी से जुड़ता है शब्द शक्ति का विवेचन। तो एक सवाल यहां पर हमारे सामने आता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द तो निरर्थक भी हो सकते हैं, सार्थक भी हो सकते हैं, लेकिन पद की बात जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं करते। और अभी हम जिस स्तर पे जा रहे हैं वहां निरर्थक और सार्थक शब्द नहीं होते, सारे शब्द सार्थक ही होते हैं, ये मान के चलेंगे। वो तो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए होते हैं, निरर्थक शब्द सार्थक शब्द, वो तो इसलिए होता है। अभी हम जिस स्तर पे बात कर रहे हैं वहां सारे शब्द सार्थक ही हैं। उसके अंदर शब्द और पद में क्या अंतर है ये देखना है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं और वाक्य ये है, कक्षा चल रही है। अब कक्षा चल रही है जैसे ही मैंने वाक्य बोला तो आपको इन चारों के चारों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया, क्योंकि वाक्य पूरा है, वाक्य सार्थक है। अगर मैं ऐसे बोलता है कक्षा रही चल, तो आप कह सकते हैं कि अच्छी कविता है, क्योंकि इसमें लय पैदा हो गई। और लय का मतलब सामान्य भाषा में होता है व्याकरण के नियम का भंग होना। अगर किसी गद्य में व्याकरण के नियम का भंग है, उसके बाद भी सेंस आ रही है, तो आप कहेंगे इसमें लय है। लय का मतलब केवल वो नहीं है तो जो हम गाते हैं ना, लय वो तो बात की लय है, वो तो संगीत की लय है, वो तो धुन है। लेकिन कविता कविता है या नहीं। अगर मैं कहूं मेज पर पेन रखा है, ये गद्य है, और कहूं रखा है पेन मेज पर, तो कविता है। क्योंकि मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने जो व्याकरण का नियम था वाक्य का, उस नियम को भंग करके शब्दों का क्रम आगे पीछे कर दिया, पर इस तरह से किया कि अर्थ व्यक्त हुआ, साथ में एक गहरा भाव भी व्यक्त हो गया। तो जब व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो लय पैदा होती है। पर यदि व्याकरण के नियम का उल्लंघन इतना ज्यादा हो या इतना बेतरतीब हो, इतना बिखरा हुआ हो कि अर्थ भी पैदा ना हो, भाव भी पैदा ना हो, तब हम क्या बोलेंगे कि यह वाक्य निरर्थक है, इस वाक्य में अर्थ देने की क्षमता नहीं है। अब है कक्षा रही चल, कोई सोच सकता है कविता जैसा है, लेकिन अगर मैं ये संदर्भ पहले ना बताता और सिर्फ इतना बोलता तो आपको अटपटा सा लगता कि नहीं, ये वाक्य बन नहीं पाया। और इसका मतलब ये हुआ कि चार शब्द मिलकर अगर एक वाक्य बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वही चार शब्द जब एक असंगत तरीके से साथ साथ रखे हों तो अर्थ न दे पाए। और इसका मतलब ये हुआ कि वही चार सार्थक शब्द, 4, 8, 6 जो भी शब्द है एक वाक्य में, जिन सार्थक शब्दों से एक वाक्य बनता है, यदि वो सार्थक शब्द एक विधान के तहत आपस में व्यवस्थित न हो तो वाक्य नहीं भी बन सकता है। और इसलिए यही अंतर है शब्द और पद में। यही शब्द जैसे ही एक वाक्य में एडजस्ट हो जाते हैं, ये चारों पद बन जाते हैं। शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है जो वाक्य में है वो पद है, और वाक्य से पहले वही शब्द है। तो शब्द और पद में केवल प्लेसमेंट का अंतर है, प्लेसिंग का अंतर है, स्थानिकता का अंतर है। वाक्य से अलग है तो शब्द है, वाक्य में है तो पद है। अब यहां तक तो ये बात स्पष्ट हुई कि शब्द और पद में अंतर क्या है। अब शब्द और पद का अंतर स्पष्ट करने के बाद न्याय दर्शन ने इस बारे में विचार करना शुरू किया कि इन पदों से मिलकर बनेगा वाक्य, पदों के अर्थों से मिलकर बनता है वाक्य। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं पदार्थों का समूह वाक्य हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पर विचार किया कि अगर हम सार्थक वाक्य बनाना चाहें तो सार्थक वाक्य कैसे बनेगा। वाक्य तो सार्थक होना चाहिए, वरना भाषा काम ही नहीं कर पाएगी। क्या सार्थक वाक्य के लिए केवल इतना काफी है कि उसमें पद हों, या कुछ नियम भी होने चाहिए आपस में। तो उन्होंने उन नियमों को स्पष्ट करने के लिए एक विषय पर विचार किया, और वो है सार्थक वाक्य की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। और मैंने देखा कि इस पर कभी कभी कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं सार्थक वाक्य की शर्तों पर। कितनी शर्तें हैं, तो इसमें दो तरह के विचार हैं। जो न्याय दर्शन है उसका एक हिस्सा कहलाता है प्राचीन न्याय दर्शन, जो कि ज्यादा प्रमुख है इस मामले में। और बाद में न्याय दर्शन में ही एक दूसरी ब्रांच डेवलप हुई जिसका नाम पड़ गया नव्य न्याय दर्शन। नव्य न्याय दर्शन
जब भी आप प्राचीन न्याय शब्द का नाम सुने तो एक चिंतक का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम गौतम ऋषि है, या उनका पूरा नाम अक्षपाद गौतम है। कहीं कहीं केवल अक्षपाद कहते हैं, कहीं कहीं अक्षपाद गौतम कह देते हैं। अक्षपाद गौतम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्याय सूत्र नाम का ग्रंथ रचा, जो न्याय दर्शन का सबसे बुनियादी ग्रंथ माना जाता है। न्याय सूत्र और न्याय सूत्र की व्याख्याओं में जो विवेचन है उसको हम बोलते हैं प्राचीन न्याय का विवेचन। और नव्य न्याय तब शुरू हुआ जब न्याय दर्शन में एक बहुत मौलिक इंटरप्रिटेशन आनी शुरू हुई, जो प्राचीन न्याय से काफी अलग हो गई। और वो इंटरप्रिटेशन करने वाले जो आचार्य थे उनका नाम था गंगेश उपाध्याय। और गंगेश उपाध्याय जी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था तत्व चिंतामणि। मुझे नहीं लगता कि आपको इस किताब के नाम तक जाने की जरूरत पड़ेगी, बस हल्का सा ध्यान रखिए कि न्याय दर्शन में दो ब्रांचेस हैं, एक प्राचीन न्याय, एक नव्य न्याय। जब सार्थक वाक्य की शर्तों की बात हुई तो सार्थक वाक्य की शर्तों में प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में एक छोटी सी डिबेट हुई, और इन्हीं में एक डिबेट होने वाली आगे चलकर लक्षणा को लेकर भी। प्राचीन न्याय ने यह कहा कि भाई सार्थक वाक्य की 3 शर्तें होती हैं, और नव्य न्याय के लोगों ने कहा कि ना, ये 3 तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सार्थक वाक्य बनने के लिए इनके अलावा एक और, यानी कि 4 शर्तें होती हैं। तो नव्य न्याय वो तीनों शर्तें मानता है जो प्राचीन न्याय मानता है, लेकिन नव्य न्याय उनके अलावा एक शर्त और जोड़ देता है। इसलिए एक सवाल हो सकता है कभी आपसे पूछ लें कि सार्थक वाक्य की कुल कितनी शर्तें होती हैं, 3 या 4। सामान्यतः आपको इसका उत्तर यही देना है कि सार्थक वाक्य की 3 शर्तें होती हैं। ध्यान रखिए इस बात को, जब तक कि ये न पूछ लें कि क्या नव्य न्याय दर्शन के हिसाब से सार्थक वाक्य की या सार्थक वाक्य की 3 प्रसिद्ध शर्तों के अलावा चौथी शर्त कौन सी होती है, फिर 4 ऑप्शन दे दे तो आप चौथी पहचान सकें। लेकिन अगर सरल स्तर पे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये मान के चलना है कि सार्थक वाक्य की 3 ही शर्तें होती हैं। तो सार्थक वाक्य की शर्तें कौन कौन सी हैं? जो 3 प्रमुख शर्तें हैं पहले उनका नाम लिख लेते हैं, फिर चौथी शर्त की बात करेंगे जो नव्य न्याय में रही है। पहली शर्त का नाम होता है आकांक्षा, दूसरी शर्त का नाम है योग्यता, और तीसरी शर्त का नाम है सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये काव्य शास्त्र में भी इसको खूब स्वीकार किया जाता है, लिए दर्शन से, लेकिन हाँ, इसको लेके स्वीकृति का भाव रहता है, अच्छे से रहता है। आकांक्षा क्या है? देखिए, सरल भाषा में तो ये है कि अगर मैं अधूरा वाक्य बोलूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। अधूरे वाक्य से बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आकांक्षा है कि और बोलो और बोलो। जैसे आप अपने घर में किसी को बुलाएं और उसे कहें आज, बोल के चुप हो जाए, अब उसके माथे पे लकीरें खिंच जाएंगी। क्या क्या आज क्या, आज क्या, बताओ ना आगे। आकांक्षा हो रही है कि भाई बात पूरी तो करो। तो साहित्य की दुनिया में हम सिर्फ इतना बोल देते हैं कि अगर वाक्य पूरा ना हो तो अन्य शब्दों को सुनने की आकांक्षा होती है, इसको बोलते हैं आकांक्षा। दर्शन में थोड़ा सा और गहरे स्तर पे चले जाते हैं। न्याय दर्शन ने कहा आकांक्षा का मतलब है एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की इच्छा होना ही आकांक्षा। ये कहा शुरू में, तो एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की इच्छा होना आकांक्षा है। लेकिन ये होते ही एक विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि जो पद है, शब्द है, वो तो निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु में आकांक्षा कैसे हो जाएगी? तो उन लोगों को लगा कि हाँ, ये गड़बड़ है, या निर्जीव वस्तु मेरे अंदर आकांक्षा कैसे पैदा कर देगी किसी और निर्जीव वस्तु के लिए। जब ये विवाद होने लगा तो उन लोगों ने व्याख्या बदली और कहा कि एक पद में अन्य पदों के अभाव में अर्थ व्यक्त करने की क्षमता का अभाव ही आकांक्षा है। इतना घुमा घुमा के बोला। काव्य शास्त्र के लोगों ने कहा इतना टेढ़ा कौन समझेगा, सिंपल करो ना इसको। तो काव्य शास्त्र की पुस्तकों में एक शब्द से काम चलाते हैं और वो शब्द है अन्विति। अन्विति, अन्विति शब्द कैसे बना है? वो बना है अनु और इति से। अनु का मतलब है शुरुआत, इति का मतलब है अंत। अन्विति का मतलब होता है शुरू से अंत तक किसी चीज का व्यवस्थित रूप से बंधे होना।
पूर्ण होना, बंधे होना, जब किसी चीज को शुरू से अंत तक बांधना हो, पूरा करना हो, तो उसको हम बोलते हैं अन्विति होना। तो आकांक्षा का बेसिक मतलब है कि यदि वाक्य में अन्विति का गुण नहीं है तो वाक्य सार्थक नहीं हो पाएगा। जैसे कोई आपसे बोले लाओ, आप कह रहे क्या लाना है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। जब तक लाओ से पहले कुछ वो नहीं बोल देगा तब तक वाक्य सार्थक नहीं हो पाएगा। फिर आप कहेंगे पेन लाओ यार, अरे गिलास लाओ यार, जब तक कुछ नहीं बताएंगे वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा। तो केवल लाओ शब्द से, केवल लाओ शब्द सुनकर जो आपको दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत का नाम है आकांक्षा। आप कहेंगे पूरा तो बोलो, पूरा तो बताओ क्या करना है। योग्यता दूसरी शर्त है। कभी कभी क्या होता है कि शब्द वाक्य में पूरे होते हैं। जैसे कोई एक वाक्य है जो दो शब्दों से मान लीजिए बन सकता है, वो दो शब्द हैं भी, लेकिन वो दो शब्द ऐसे आपस में एडजस्ट हो गए हैं कि जिनकी वजह से वाक्य सार्थक के बदले निरर्थक हो गया है। शब्दों की संख्या कम नहीं है, संख्या पर्याप्त है शब्दों की, लेकिन जो शब्द रखे गए हैं उन शब्दों में तार्किकता का, तार्किक संगति का अभाव है। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण आता है काव्यशास्त्र में, पौधे को आग से सींचो। अब ये अजीब हाल है भाई, आपको पौधे को सींचना है तो किस चीज से सींचेंगे? पानी से सींचेंगे। कोई कहे कि गिलास में विचार है, अब ये अजीब सी बात है। वरना साहित्य में ऐसी कविता चल सकती है, लेकिन सामान्य भाषा में कहें गिलास में विचार है, पाइप में हम कहें कि भावनाएं बह रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तार्किक संगति का अभाव हुआ। तो जब पौधे का जिक्र आएगा और सींचने का जिक्र आएगा तो हम कहेंगे पौधे को पानी से सींचो, और जैसी ये बात कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अब इन सारे शब्दों में आपस में तार्किक संगति बन गई है, और जैसी तार्किक संगति बनेगी वैसे ही कोई वाक्य अपना अर्थ देने की स्थिति में आ जाए। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। किसी वाक्य में पर्याप्त संख्या में शब्द नहीं है तो कमी किस चीज की है? आकांक्षा की। किसी वाक्य में शब्द पर्याप्त संख्या में है किंतु शब्दों के बीच की तार्किक संगति का उल्लंघन हो गया है, तो समस्या किस चीज की है? योग्यता की। तीसरा शब्द है सन्निधि, और सन्निधि शब्द के लिए एक और शब्द चलता है, उसको बोलते हैं आसक्ति। ध्यान रखिए, मैंने देखा है कुछ पुराने पेपर्स में, कुछ बुक्स में इसको आसक्ति लिखा हुआ है। आसक्ति नहीं है, आसक्ति है। और संस्कृत में आसक्ति शब्द का मतलब होता है सामीप्य या निकटता। और इसका यह मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप वाक्य बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो वाक्य के विभिन्न शब्दों के बीच में इतना लंबा गैप ना हो जाए कि उसकी सेंस निकलना असंभव हो जाए। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको एक वाक्य बोलना है, किसी को बताना है कि भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है, और आप उसको बुला के बोले तुम्हारे, और फिर 1 घंटा चुप रहे। 1 घंटे बाद बोले घर, फिर 1 घंटा चुप हो गए, और 7वें घंटे में बताया कि लग गई है आग तुम्हारे घर में, तो ये वाक्य खराब हो गया है ना। तो अविलंब उच्चारण होना चाहिए शब्दों का, इतना गैप रहे कि दो शब्द आपस में मिक्स ना हो जाएं, लेकिन एक वाक्य के शब्दों का अविलंब उच्चारण हो। लिख रहे हैं तो ये ना हो कि रजिस्टर के पहले पेज पे एक शब्द है, फिर 60वें पेज पे दूसरा शब्द है, 130वें पे तीसरा शब्द है, ये नहीं चलेगा। एक साथ लिखना या एक साथ शब्दों को बोलना, एक वाक्य के जरूरी शब्दों को जब ये करेंगे तो हम कहेंगे कि ये आसक्ति का गुण है। और यदि आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, सन्निधि या आसक्ति भी है, तो न्याय दर्शन मानता है कि इन चीजों के मिलने से वाक्य सार्थक हो जाता है। लेकिन नव्य न्याय कहता है कि ना, एक चीज और है, इन तीन से बात नहीं बनेगी, एक चीज और भी होनी चाहिए। वो चौथी चीज क्या कहता है? और वो शब्द मैं इसलिए आपको बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं क्योंकि उस शब्द को लेकर कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कई लोगों को, क्योंकि उस तरह के दो शब्द प्रचलित हैं और उसमें बार बार दुविधा होती है। इन्होंने कहा कि जो चौथी शर्त है वो शर्त है तात्पर्य ज्ञान। ध्यान रखना है, तात्पर्य ज्ञान अलग चीज है, तात्पर्य वृत्ति अलग चीज है काव्यशास्त्र में। और कई लोग इन दोनों को एक समझने की वजह से गंभीर भूल कर बैठते हैं। ये तात्पर्य वृत्ति नहीं है, तात्पर्य वृत्ति अलग चीज है।
तात्पर्य वृत्ति क्या है, तो अभी मैं संकेत कर रहा हूं, आगे विस्तार में बताऊंगा। वृत्ति का मतलब है शब्द शक्ति। आचार्य विश्वनाथ ने न्याय दर्शन में शब्द शक्ति को बोलते हैं वृत्ति। तो जब भी वृत्ति शब्द मिले, इसका मतलब है शब्द शक्ति। कुछ लोग मानते हैं कि 3 शब्द शक्तियां हैं, आपने 3 ही सुनी होंगी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कुछ लोग, विशेष रूप से मीमांसा दर्शन के लोग, मानते हैं कि शब्द शक्तियां 4 हैं। और जो चौथी शब्द शक्ति है, कुछ लोग उसको वाक्य शक्ति कहते हैं, कुछ लोग शब्द शक्ति कहते हैं, उसका नाम है तात्पर्य या तात्पर्य वृत्ति। तो जब तात्पर्य के साथ लगा हो वृत्ति, तो इसका मतलब है कि हम एक विशेष शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के बाद आती है। ये हम पढ़ेंगे इन तीनों शब्द शक्तियों के अंत में, लास्ट में, कि ये क्या चीज है। लेकिन जब हम कहते हैं तात्पर्य ज्ञान अलग चीज है। तात्पर्य ज्ञान सार्थक वाक्य की 4 शर्तों में से चौथी शर्त है, जो नव्य न्याय के लोग मानते हैं, प्राचीन न्याय के लोग नहीं मानते हैं, इसलिए इसका बहुत महत्व नहीं है। लेकिन कभी तात्पर्य ज्ञान, तात्पर्य वृत्ति शब्दों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको पता रहे तात्पर्य ज्ञान का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वक्ता के अभिप्राय को समझना। और वक्ता के अभिप्राय को समझने की जरूरत तब पड़ती है जब वो ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करे जो द्वयार्थक हो या अनेकार्थक शब्द हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं। अब आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ता है, संदर्भ समझना पड़ता है कि इस संदर्भ में उस शब्द का मतलब क्या हो सकता है। और यदि आप कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। इसका जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चलता है काव्य शास्त्र में भी और दर्शन में भी, एक शब्द है सैंधव। और मैंने आपके पुराने पेपर्स देखे, मैंने पाया कि आमतौर पे वो लोग वही उदाहरण पूछ रहे हैं जो प्रसिद्ध उदाहरण है। तो हो सकता है कभी सैंधव पर ही प्रश्न आ जाए आपके सामने। सैंधवानय ये शब्द है, ये चलता है खूब संस्कृत में, काव्य शास्त्र में। सैंधव क्या है? सैंधव शब्द के 2 मतलब होते हैं। सैंधव शब्द का एक मतलब होता है नमक। आपने सुना सिंधा नमक? हाँ, तो सिंधा नमक का ही जो मूल नाम है सैंधव नाम है। और दूसरा होता है सिंधु प्रदेश का घोड़ा। तो सिंधु प्रदेश से जिन घोड़ों को लाया जाता था, उनको भी सैंधव बोलने की परंपरा थी। तो नव्य न्याय के आचार्यों ने एक संदर्भ लिया, उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई राजा है और खाना खा रहा है और अपने सेनापति से कहे सैंधव लाओ। तो कौन सा सैंधव लाना चाहिए इस समय? नमक, सीधी सी बात, नमक लाना चाहिए। और युद्ध के लिए पूरी तैयारी है, हेलमेट वेलमेट सब पहन लिया राजा ने, और वहां जाके कह रहे सैंधव लाओ। अब वहां पर नमक लेके आ गया कर, तो नमक कहाँ जाएगा पता है ना? उसी की आंख में जाएगा जो लेके आएगा, क्योंकि राजा से बदतमीजी की है। तो सैंधव शब्द एक ही है, लेकिन आपको दोनों संदर्भों में समझना पड़ेगा कि इस कंटेक्स्ट में सैंधव का मतलब क्या है और उस कंटेक्स्ट में क्या है। इसलिए जब कोई कहे कि सार्थक वाक्य की 3 प्रसिद्ध शर्तों के अलावा चौथी शर्त कौन सी है, और ऑप्शन में तात्पर्य ज्ञान, तात्पर्य वृत्ति दोनों लिखे हों, तो कौन सा आंसर होगा इसमें? तात्पर्य ज्ञान होगा, न कि तात्पर्य वृत्ति होगा। ये 4 सार्थक वाक्य की शर्तें हैं। और ये जो सार्थक वाक्य की सारी शर्तें बताई गई हैं, ये बताई गई हैं काव्य शास्त्र के हिसाब से या दर्शन के हिसाब से। अगर कभी आपसे पूछ ले कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की शर्त क्या है, वाक्य की पहचान क्या है, तो वो बहुत ही सामान्य सी है। व्याकरण कहता है जिसमें एक क्रिया हो वह वाक्य होता है। जिसमें एक क्रिया हो वह वाक्य है। ये परिभाषा बहुत मजेदार है नहीं, क्योंकि सच कहें तो इस परिभाषा से यह वाक्य भी वाक्य नहीं है जिसमें वाक्य को डिफाइन किया गया है। जिसमें एक क्रिया हो वह वाक्य है, इसी में 2 क्रियाएं हैं। हो भी क्रिया है भी क्रिया है, तो ये भी वाक्य नहीं है इसके हिसाब से। तो पर वो जब ऐसी बात करते हैं, कहने का भाव ये है कि जो संयुक्त वाक्य है वो वाक्यों का संयोग ही तो है। अगर हम सरल वाक्य की तरफ जाएं, मूल वाक्य की तरफ जाएं, तो ये बात सही है कि एक वाक्य में मूलतः एक क्रिया होती है। अगर एक से ज्यादा क्रियाएं हैं तो आपने उस वाक्य को खींचा हुआ है। राम जाता और खाता है, दरअसल ये 2 वाक्य हैं, राम जाता है पूर्णविराम राम खाता है। आपने जबरदस्ती और लगा के एक बड़ा वाक्य बना दिया, संयुक्त वाक्य बना दिया। सामान्यतः जो एक सरल वाक्य होगा उसमें एक ही क्रिया होगी, तो एक क्रिया से बनने वाला वाक्य होता है।
इसमें बहुत आपत्तियां हैं इस परिभाषा को लेकर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं किसी किसी वाक्य में क्रिया नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे भाई आपका नाम क्या है, और आप कहें संजीव। अब संजीव कहने से पूरा अर्थ व्यक्त हो गया, इसमें तो कोई क्रिया नहीं है। तो इस पर डिबेट्स हैं। ऐसा मानते हैं कि इसमें भी इम्प्लाइड क्रिया होती है, इसमें भी अंतर्निहित क्रिया होती है। आप कहना चाह रहे हैं मेरा नाम संजीव है, लेकिन प्रयत्न लाघव की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से आप केवल संजीव बोलते हैं ताकि समय बचे, कहने वाले का भी सुनने वाले का भी। तो वो अलग डिबेट है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि यदि पूछें व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की परिभाषा क्या है तो ये है, और काव्यशास्त्र की दृष्टि से सार्थक वाक्य की शर्तें पूछें तो 3 + 1 आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, और चौथी तात्पर्य ज्ञान। ये है एक बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आपको शब्द शक्ति विवेचन से पहले पता होनी चाहिए। अब सही समय है कि आप शब्द शक्ति को समझ सकें। देखिए, शब्द शक्ति का मतलब मैंने आपको बताया संक्षेप में। शब्द में वह शक्ति जिसकी वजह से वह अर्थ दे पाता है उसको बोलते हैं शब्द शक्ति। तो शब्द में अर्थ प्रदान करने की शक्ति, शब्द में अर्थ प्रदान करने की शक्ति, इसी को बोलते हैं शब्द शक्ति। ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वृत्ति। और ये वृत्ति शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? एक तो किया है आचार्य विश्वनाथ ने। और वैसे न्याय दर्शन में भी हर जगह है इसका रियाज सही शब्द क्या है? वृत्ति ही है। वहां शब्द शक्ति शब्द बिल्कुल नहीं चलता है, वहां वृत्ति शब्द ही चलता है। इसके अलावा एक शब्द और चलता है शब्द शक्ति के लिए, उसको बोलते हैं व्यापार। और ये शब्द इसका इस्तेमाल किया है आमतौर पर आचार्य मम्मट ने। तो आपसे जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है शब्द शक्ति को व्यापार किसने कहा है, और फिर 3-4 शब्द होंगे, कुंतक होंगे, रुद्रट होंगे, मम्मट होंगे, आनंदवर्धन होंगे, तो आपको पहचानना होगा कि मम्मट जी ने कहा है। और वृत्ति किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा। बस ये संकेत ध्यान रखिएगा। और शब्द शक्ति का मतलब सामान्य भाषा में शब्द में अर्थ प्रदान करने की शक्ति ही शब्द शक्ति है। आप सोचेंगे कि ठीक है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसकी खास बात समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गाय। ठीक, 3 वाक्य बोलते हैं। पहला वाक्य है गाय खड़ी है। ठीक, दूसरा वाक्य बोलते हैं कोई अच्छा सा नाम बताइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम ही लिख दें, पिंकी एकदम गाय है। इस वाक्य को सच ना माना जाए तो मैंने केवल समझाने के लिए बताया है, बाकी तो आप ही जानती होंगी है ना। एक वाक्य हो सकता है कि पिंकी एकदम गाय है। तीसरा वाक्य है गाय आती ही होगी। ठीक है, अब इन 3 के 3 अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गाय की जगह बैल भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं ना। केवल एक एग्जाम्पल की बात है कि समझने के लिए एक बहाना चाहिए, कैसे समझें। गाय खड़ी है, क्या इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है? बात समझ में आ रही? साफ साफ गाय खड़ी, आप जा रहे हैं सामने गाय खड़ी, आप यहाँ गाय खड़ी है, तो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब गाय शब्द का एक अर्थ तो हो सकता है वह एक पशु जिसका एक निश्चित आकार है, प्रायः सफेद रंग है, एक निश्चित स्वभाव है, और वो हमारे सामने जो मादा पशु है वो कहीं पर है, उपस्थित है, और आपने कहा गाय खड़ी है। और समझने वाले समझ गए कि अगर किसी ने नहीं भी सुना, आपने फोन पे भी कहा, तो फोन से वो व्यक्ति समझ गया कि सामने जो खड़ा है या खड़ी है उसका आकार कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, सब समझ में आ गया, क्योंकि गाय शब्द से उसका अर्थबोधन हो गया। लेकिन जब मैंने कहा कि पिंकी एकदम गाय है, तो सुनते ही आप समझ के गाय तो नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पिंकी तो पिंकी है, गाय कैसे हो सकती है? क्योंकि जो होमो सेपियंस सेपियंस है वो कुछ भी करके किसी और स्पीशीज में तो जा नहीं सकता है, वो रहेगा तो होमो सेपियंस ही।
तो हमें समझ में आ रहा है कि गाय शब्द जो यहां पर एक खास अर्थ दे रहा था, वही शब्द यहां कुछ और अर्थ दे रहा है। और यहाँ इसका मतलब है कि शराफत और सीधापन और जो भोलापन है उससे है कि ये जो पिंकी नाम की लड़की है, इसके जो लक्षण है एकदम गाय जैसे हैं। लड़ती नहीं, किसी से झगड़ती नहीं है, बहुत प्यार से रहती है, किसी को बुरा भला नहीं बोलती है, कोई उससे निवेदन करे तो उसकी बात मान लेती है, परेशान नहीं करती। इस तरह के गुण अगर हों, सब लोग घूर के देख रहे हैं कि ऐसा मजाक मत कीजिए, लेकिन चाहे जो भी है ना, अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे कि पिंकी एकदम गाय है। और उसमें और करना तो कहेंगे पिंकी एकदम गऊ है। जैसे कबीर ने बताया कि मोती कहने में मजा नहीं जो मोतिया कहने में है। मैं तो मोतिया राम का नहीं, मैं तो कुता राम का मोतिया मेरा नाम जब कहते हैं ना, तो मोती नहीं, मोती तो मेरा तत्सम हो जाता है। तीसरा है गाय आती ही होगी। अब गाय आते ही योगी में आप पाएंगे कि अर्थ ये वाला ही चल रहा है, क्योंकि ये गाय आ रही होगी, सीधी सी बात है। लेकिन गाय खड़ी है से केवल इतनी सूचना मिले कि गाय खड़ी है। पिंकी एकदम गाय है, पिंकी एकदम गऊ है से पिंकी के व्यक्तित्व की विशेषताएं पता लग गई। गाय आती ही होगी ये सुनने के बाद हो सकता है कि तीन लोगों के रिएक्शन एकदम अलग अलग हो, तीनों के अर्थ बोध अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो गाय चराता है, और वो जब गाय चरा के वापस लौटता है तो उस घर में परंपरा है कि जैसे गाय आएगी, प्यासी होगी थोड़ी सी, तो तुरंत पानी पिलाना है। फिर उस घर की एक महिला है, उसने अपना शेड्यूल दिन का बना रखा है कि जैसी गाय आएगी चर के, मैं तभी उठूंगी और जल्दी से खाना बनाऊंगी सबके लिए, ताकि सब लोग खाना खा सकें। और तीसरा बच्चा है, वो खेलने के लिए जाना चाह रहा है, पर उसके पापा गाय चराने गए हैं, पापा आएंगे तो वो निकल रहे खेलने के लिए जा पाएगा, उसके पहले जाना अलाउड नहीं है। उसको पापा ने कहा हुआ कि बेटा घर पे कोई ना कोई होना चाहिए, जब मैं आ जाऊंगा तब तुम चले जाना। अब इतने में एक बच्चा पड़ोस का, उसने जोर से बोला गाय आती ही होगी। गाय आती ही होगी वाक्य का उस बच्चे के लिए अर्थ है भागो। उस मां के लिए अर्थ है कि चलो खाना बनाओ। और गाय की देखभाल करने वाले के अर्थ है चलो पानी इकट्ठा करो ताकि गाय पानी पी सके। और इसका मतलब ये हुआ, एक ही शब्द अलग अलग कंटेक्स्ट में कितनी तरह के अर्थ दे सकता है। और सवाल यही है कि एक ही शब्द इतने सारे अर्थ कैसे देता है। इसी को हम बोलते हैं शब्द शक्ति। मैंने अभी नाम नहीं बोला, मोटे तौर पर पहले वाला अभिधा है, दूसरा लक्षणा है, तीसरा व्यंजना है। मोटे तौर पर इसी तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, पर ये बहुत विस्तार की चीजें हैं, इन पर बारी बारी आएंगे। तो शब्द शक्ति का अर्थ आप समझ गए मूल रूप से कि शब्द शक्ति क्या होती है। अब ये शब्द शक्तियां कितनी हैं, शब्द शक्तियों के प्रकार कितने हैं, एक प्रश्न ये भी हो सकता है। और जब इसके प्रकार मानते हैं तो एक मत ये है कि शब्द शक्तियां तीन हैं, और एक मत कहता है कि नहीं शब्द शक्तियां चार हैं। तो हम जो चौथी वाली शक्ति है उसको मैंने टूटी हुई लाइन से दिखाया है, ताकि एक क्लैरिटी रहे आपको कि उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद है। जो तीन शब्द शक्तियां हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है, उनमें से पहली है अभिधा। अभिधा। दूसरी शब्द शक्ति का नाम होता है लक्षणा। तीसरी शब्द शक्ति का नाम होता है व्यंजना। और जो चौथी शब्द शक्ति है या वृत्ति है, जिसको लेकर थोड़ी सी डिबेट है, उसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं तात्पर्य, या बोलते हैं तात्पर्य वृत्ति। ध्यान रखना है, तात्पर्य ज्ञान अलग चीज है, तात्पर्य वृत्ति अलग चीज है। पहले स्पष्ट किया था। तात्पर्य ज्ञान पूछें तो सार्थक वाक्य की चौथी शर्त जो नव्य न्याय ने बताई है, और तात्पर्य वृत्ति पूछें तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथी शब्द शक्ति जो कुछ लोग मानते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं। तात्पर्य वृत्ति को जिन लोगों ने स्थापित किया है वो आमतौर पर मीमांसा दर्शन के समर्थक हैं। और जब हम अभिधा लक्षणा व्यंजना को पढ़ चुके होंगे, अंत में 10 मिनट के लिए समझेंगे तात्पर्य क्या है। और उसमें भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कि उस शक्ति से कैसे वाक्य का ज्ञान होता है। उस पर उन दोनों का नाम केवल पढ़ेंगे, क्योंकि नाम हो सकता है कि आपसे कभी पूछ लिया जाए उसका। तो मोटे तौर पर शब्द शक्तियां कितनी हो गई, तीन शब्द शक्तियां हो गई, जिनको विस्तार से पढ़ना है हमें, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अब अगर इसको मैं यूं कहूं कि
ये तीन तो हैं शब्द शक्तियां, यहां हेडिंग बना देता हूं, ये तो हैं शब्द शक्तियां। अब इन तीनों के साथ दो चीजें और देखने की। अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ मिलता है उस अर्थ का भी नाम होना चाहिए, और अभिधा शब्द शक्ति या किसी भी शब्द शक्ति को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का भी एक नाम होना चाहिए, है ना। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि किस चीज को कैसे जानेंगे। अभिधा शब्द शक्ति से मिलने वाले अर्थ को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जिनमें से एक नाम होता है वाच्यार्थ। जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वाच्यार्थ है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, वाच्यार्थ। और बहुत सारे नाम है, इसके बाद पढ़ेंगे, अभी इस टेबल में एक ध्यान रखेंगे। और इस वाच्यार्थ को व्यक्त करने के लिए जो शब्द होता है उस शब्द को बोलते हैं वाचक, या वाचक शब्द, या केवल वाचक कह देते हैं। तो अगर मैं एक वाक्य बोलूं, वाचक शब्द से वाच्यार्थ देने की शक्ति का नाम अभिधा है, तो ये बात बहुत जलेबी जैसी घूम गई है या सीधी बात है एकदम? वाचक शब्द से वाच्यार्थ को प्रदान करने के लिए जिस शब्द शक्ति का इस्तेमाल होता है वो अभिधा है। कितनी सरल सी बात है। जैसे गाय रास्ते में खड़ी है, यहां जो गाय का मतलब है गाय से ही है, तो ये जो गाय शब्द है ये कौन सा है? वाचक शब्द है। इस गाय से जो अर्थ निकला, गाय मतलब गाय नामक पशु, वाच्यार्थ है। गाय शब्द से गाय नाम के पशु का बोध होने में जिस शक्ति का इस्तेमाल हुआ वो अभिधा शब्द शक्ति है। तो तीन शब्द बस याद रखने हैं कि अभिधा के मामले में शब्द को बोलते हैं वाचक या वाचक शब्द, जो अर्थ निकला उसको बोलते हैं वाच्यार्थ, और जिस शक्ति का इस्तेमाल हुआ उसको बोलते हैं अभिधा। ध्यान रहेगा। आगे तो बहुत विस्तार में समझेंगे, लेकिन अभी आपके चेहरे पर जो 12 बजे हैं इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चिंतित हूँ। अभी तो शुरू हुआ है। शुरुआत में जब आप ऐसी स्थिति में आएंगे तो अभी तो देखिए ट्रेलर भी नहीं हुआ, अभी तो भाई अभी तो फिल्म अभी बहुत गहराई तक जाने वाली है। अगर आपको लगे ज़्यादा गहरा होगी तो बताइएगा, मैं इसको आसान कर दूंगा। लक्षणा के मामले में क्या होगा? जो अर्थ निकलेगा उसको बोलेंगे लक्ष्यार्थ, और जिस शब्द से कहेंगे उसको बोलेंगे लक्षक शब्द। तो लक्षक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उससे जो अर्थ निकलेगा वो लक्ष्यार्थ होगा, और ये काम जिस शब्द शक्ति से होगा उसको लक्षणा बोलेंगे। अभी आपको अमूर्त लग रहा होगा, एक उदाहरण देते हैं। पिंकी एकदम गऊ है, इसमें लक्षणा है, क्योंकि जब सामान्य अर्थ संभव न हो, असंभव हो, बाधित होता हो। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि पिंकी एकदम गऊ है, गाय है, सच हम सब जानते हैं कि पिंकी गाय तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो सामान्य अर्थ है वो तो संभव ही नहीं है। जब सामान्य अर्थ संभव ना हो या व्यावहारिक ना हो तो हम एक दूसरा अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, और जब दूसरा अर्थ निकालते हैं तो इस दूसरे अर्थ को बोलते हैं लक्ष्यार्थ या लाक्षणिक अर्थ, और ये जिस शक्ति की मदद से निकालते हैं उसका नाम है लक्षणा। तो जब कोई आपको बोले कि एक्स एक गऊ है, वाई एक बैल है, और ये तो कौवा है, वो तो गधा है, ये तो उल्लू है, आप तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। जैसे कोई आपसे कहे कि भैया ये बहुत पढ़ता है, एकदम उल्लू है, ये समझ लो रात को पढ़ता है, आपको तुरंत समझ में आ गया। एक तो समझ में आ गया उल्लू तो नहीं है ये, लेकिन आपको भाव भी समझ में आ गया। जब भी ऐसा हो तुरंत समझ जाना है कि जिस शक्ति से आपने समझा वो लक्षणा थी, जो अर्थ आपने पकड़ लिया है वो लक्ष्यार्थ है, और जिस शब्द से पकड़ा है उल्लू वो क्या है? लक्षक शब्द है, लाक्षणिक शब्द है। ये सांचा या खांचा इसके अंदर काम करता है। ऐसे जब व्यंजना का प्रयोग करते हैं, व्यंजना का एक सामान्य एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, गाय आने वाली होगी, इसका बहुत सामान्य एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास चलनी है 2 घंटे के लिए, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये क्लास शुरू हुई 5 बजे, 7 बजे खत्म होनी है। कल्पना कीजिए कि मैं जिस घड़ी में देख के पढ़ाता हूँ वो घड़ी खराब हो जाए, और मैं पढ़ाने में इतना मतलब धुन में हूँ, इतना आनंद ले रहा हूँ कि घड़ी खराब है, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा इस बात का, मुझे मजा आया जा रहा, पढ़ाया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ। पर आप तो मतलब सजा के भागीदार हो ही रहे बिना बात के, और आपने अपनी घड़ी में देखा कि बाप रे 7:30 बज गए, 2.5 घंटे हो गए, 2 घंटे का वायदा था, छोड़ ही नहीं रहा।
फिर आपने आपस में एक दूसरे को देखा, कहत नटत रिझत खिजत किया, आंखों ही आंखों में सारी भरे भवन में करत है, नैनों ने हिस्सों बात किया, और आपस में अपने संकेत कर लिए, भैया आज तो बलि होने वाली है, नहीं तो कोई तो बोलो। आंखों ही आंखों में तय के गले में घंटी कौन बांधेगा। और किसी एक साहसी व्यक्ति ने उठ के कहा, सर 7:45 बज गए। अब जैसे ही आपने कहा 7:45 बज गए, मुझे तुरंत समझ में आया कि आप कहना चाह रहे हैं कि क्लास लंबी हो गई। आप ये आप कोई घंटा घर थोड़ा ना जो बताएंगे 7:45 बज गए, 7:30 बज गए, 7:15 बज गए। कभी ऐसा किया जीवन में आपने? कभी नहीं किया ऐसा। तो मैं क्यों मान के चलूं कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ हर आधे घंटे में समय सबको बताते ही हैं? नहीं बताते आप। आपने कहा 7:45 बज गए, और मुझे 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगा ये समझने में कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर क्लास बहुत लंबी हो गई, अब नहीं झेल पाएंगे। ये कैसे हुआ? ये वैसा वाक्य नहीं है कि पिंकी तो गऊ है, क्योंकि पिंकी तो गऊ हो ही नहीं सकती, वो तो असंभव वाक्य था। पर 7:45 बज गए, ये तो संभव वाक्य है, सरल सा वाक्य है, एकदम सरल सा वाक्य है। पर तब भी कहने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है कि इसका मंतव्य ये नहीं है। और जब वाक्य एकदम सीधा हो पर मंतव्य कुछ और निकल रहा हो, और कहने वाला सुनने वाला सबको समझ में आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये कुछ और शब्द शक्ति है। और जब ऐसे प्रयोग होते हैं तब हम बोलते हैं कि व्यंजना का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः लोग मानते हैं कि व्यंजना सबसे गहरी शब्द शक्ति है, कुछ लोग मानते हैं कि ना, सबसे गहरी अभिधा है। जैसे देव कवि का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। अब लीन है कि दीन है कि तीन है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, मेरे ख्याल से लीन होना चाहिए। और उसके बाद अधम व्यंजना, व्यंजना को अधम मानते हैं, अधम व्यंजना रस विरस ये कहते हैं। और फिर एक अंतिम शब्द में फिर एक डिबेट है कि वो कवीन है कि प्रवीण है कि नवीन है। उल्टी कहत नवीन, उल्टी कहत प्रवीण, उल्टी कहत कवीन कोई शब्द है, उसको लेके डिस्प्यूट रहता है। तो देव क्योंकि शब्द वाले आदमी थे ना, देव आप देखेंगे वो शब्दों की चमक में खोए रहते थे। भरी रही भनक भनक तार तानने की, जो आदमी इस लेवल पे लिखता होगा उसके लिए ध्वनि और शब्द इतने महत्वपूर्ण है कि उसको अर्थों के सौंदर्य में मजा ही नहीं आ रहा उतना। इसलिए देव कह रहे हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, लेकिन आमतौर पे दुनिया में कोई नहीं मानता कि अभिधा उत्तम काव्य है। उत्तम काव्य तो व्यंजना में होता है, सबसे गहरी बात तो व्यंजना में होती है। जब व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होगा तो जो अर्थ निकलेगा उस अर्थ को बोलते हैं व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ, जो व्यंजित हुआ अर्थ है, जो महसूस होने वाला अर्थ है, व्यंग्यार्थ है। और ये व्यंग्य से नहीं बना है। व्यंग्य होता है किसी को हंसी के माध्यम से चोट पहुंचाना, ये उस अर्थ में नहीं है, ये व्यंजित होने वाले अर्थ में व्यंग्यार्थ है। और जिस शब्द की मदद से व्यंजना होगी उसको बोलते हैं व्यंजक शब्द। वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द, ये पूरी तालिका ध्यान रहेगी आप लोगों को। इस तालिका पे खूब सवाल आते हैं, जनरली बहुत आसान सवाल पूछते हैं। मैंने यूजीसी और ये जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके पेपर मुझे भेजे गए थे, मैंने क्वेश्चन देखे, आधे क्वेश्चन तो इस टेबल से निपट जाते हैं। इसी तरह के सवाल बच्चों वाले पूछते हैं, एकदम गोलू किस्म के सवाल पूछते हैं कि अभिधा के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द, ये शब्द, निरर्थक शब्द, ऐसे 4 ऑप्शन देते हैं। क्योंकि ऑप्शन 3 बनने देने 4 है तो निरर्थक शब्द भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो फिर आपको पहचाना कि वाचक शब्द, इतना ही है, इतना ही बस बूझो तो जाने वाला खेल रहता है ज़्यादा। अगर अंग्रेजी के शब्दों से थोड़ा सा हम लिंक करना चाहें तो एक शब्द होता है लिटरल मीनिंग। अभिधा से जो वाच्यार्थ निकलता है, वाच्यार्थ को आप कह सकते हैं लिटरल सेंस ऑफ वर्ड। लिटरल का मतलब है एग्जैक्टली जो शब्द से भाव निकल रहा है। जो शब्दों के अर्थों में ही खोए रहते हैं वो लिटरल से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि मैं चिड़ियाघर गया बड़ी उम्मीद से, पर वहां चिड़िया थी ही नहीं। मैं तो चिड़ियाघर इसलिए गया था कि चिड़िया का घर है, वहां तो हाथी मिला, वहां तो शेर मिला, चिड़िया नहीं मिली। क्योंकि इस मूर्ख को यह समझ में नहीं आ रहा कि चिड़ियाघर का शाब्दिक अर्थ चिड़िया है, वाच्यार्थ चिड़िया है, किंतु उसका जो वास्तविक अर्थ प्रयोजन में है वो बहुत सारे एनिमल्स का घर है, बहुत सारे बर्ड्स का घर है। कोई आपसे ये कहे कि मैं कश्मीरी गेट गया, वहां कश्मीर था ही नहीं, तो उसका क्या करेंगे?
ये तो हो सकता है ना, ये तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं रायसीना हिल्स गया, वहाँ तो हिल्स है ही नहीं। मुझे तो लगा कि मैं ठंडे प्रदेश में जा रहा हूँ, सर्दियाँ मैं गर्मियाँ मनाने के लिए स्वेटर वगैरह लेके गया था, लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं, खाली कुछ राज दरबार के दृश्य देखे और कुछ दिखा ही नहीं वहाँ पर। तो इंडिया गेट गया, उसके आगे इंडिया है नहीं, उसके इधर भी इंडिया उधर भी इंडिया है, तो इंडिया गेट क्यों बोलते हैं उसको? इसका मतलब ये मूर्ख आदमी शब्दों के शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है, जबकि शब्दों के शाब्दिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। तो जब कोई व्यक्ति इस लेवल की बात करे, उसको आप समझिए कि लिटरल सेंस वाला आदमी है, बहुत बेसिक दिमाग वाला आदमी है, गहरी बात उसको समझ में नहीं आती। जब लक्ष्यार्थ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फिगरेटिव सेंस। फिगरेटिव सेंस ऑफ वर्ड उसको कह देते हैं। और फिगरेटिव सेंस का मतलब है जिसमें थोड़ा सा अ, अलंकार जैसी भाषा का प्रयोग हो, जो मतलब आलंकारिक तरीके से जब बात घुमा के कही जाती है, उसको बोलते हैं फिगरेटिव। जो व्यंग्यार्थ है उसके लिए कोई बहुत निश्चित शब्द नहीं है, लेकिन इस सेंस में कि उससे और क्या सेंस निकल सकती है, कहीं कहीं सिंबॉलिक कह देते हैं उसको, यानी उससे क्या और साउंड क्या करता है, क्या साउंड करता है, साउंड करने वाले अर्थ में इसका इस्तेमाल अंग्रेजी में किया जाता है। तो लिटरल सेंस और फिगरेटिव सेंस ध्यान रखिएगा, अभिधा और लक्षणा के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात आपको और बता के इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगे, और वो छोटी सी बात क्या है ध्यान से देखिए। जब मैंने ये कहा, देखिए, जब मैंने आपसे ये कहा कि एक शब्द होता है वाचक शब्द, एक होता है लक्षक शब्द, एक होता है व्यंजक शब्द, तो जो वाचक है और जो लक्षक है और जो व्यंजक है, इनके बारे में ध्यान रखना है, ये शब्दों के प्रकार नहीं हैं। ये भूल के भी मत कहिएगा कि शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत बन जाती है, खटक से प्रकार बना देते हैं। शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, वाचक लक्षक व्यंजक। नहीं, प्रकार नहीं है, ये शब्दों की 3 स्थितियां हैं। और इसका मतलब ये हुआ, एक ही शब्द अलग अलग स्थिति में वाचक भी हो सकता है, लक्षक भी हो सकता है, व्यंजक भी हो सकता है। तो एक शब्द इन तीनों स्थितियों में जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल गाय का दिया ना आपको, तुमने पहले उदाहरण में क्या लिया, गाय खड़ी है, वो वाचक शब्द था। दूसरे में क्या कहा, पिंकी एकदम गाय है, वहां गाय क्या हो गया, लक्षक शब्द हो गया। और किसी किसी मामले में गाय व्यंजक शब्द हो जाएगा, जब हम व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग उसके माध्यम से करेंगे। ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये शब्दों के 3 प्रकार ना हो करके एक ही शब्द की 3 संभव स्थितियां हैं। कोई भी शब्द अलग अलग परिस्थितियों में इन तीनों भूमिकाओं में रह सकता है। यहां तक पूरी बात स्पष्ट हो गई है, तो शब्द शक्ति का एक बेसिक मतलब आपने समझ लिया। अगर इतना समझ लिया है तो हम अभिधा से बात शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा विस्तार में जाके एक एक शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। कोई दुविधा है यहाँ तक? सिवाय नींद के बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को भी, बाकी सब ठीक चल रहा है? चलिए, आप में से एक दो बच्चे ठीक गहरी नींद ले चुके हैं, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मानना है कि नींद बड़े शहरों में एक दुर्लभ वस्तु है। अगर आए तो उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और उसको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो बीच में चुप होने वाला था कि किसी की नींद क्यों खराब हो, फिर लगा नहीं, बाकी सबका पढ़ाई का मूड है वो भी तो खराब नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अभिधा शब्द शक्ति के साथ। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति क्या है। अभिधा के बारे में जो जो बातें समझनी है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसके नाम का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। अभिधा जो शब्द है या अभिधान जो शब्द है, उसका मतलब होता है नाम। तो ध्यान रखना है, कोई अगर आपसे पूछे कि आपका अभिधान क्या है, तो धान नहीं मांग रहा आपसे वो,
वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है, ठीक है। अभिधान का मतलब नाम होता है। और यूपीएससी में तो हिंदी साहित्य में ऐसे सवाल खूब आते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के अभिधान के संबंध में क्या क्या मत प्रचलित हैं, विचार कीजिए। और कई लोग प्रश्न छोड़ के आ गए थे कि अरे ये तो सिलेबस के बाहर आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है सब कभी। बस इतना था कि नाम वाला पढ़ा हुआ था कि इसका नाम वीर गाथा काल है कि आदि काल है कि बीज वपन युग है या सिद्ध सामंत युग है, वो सब पढ़ा हुआ था। बस नाम को अभिधान भी कहते हैं ये नहीं पढ़ा हुआ था, छोड़ के आ गए एकदम। तो ध्यान रखना है, अभिधान शब्द का मतलब होता है नाम। और बहुत सारी काव्य शास्त्र की पुस्तकों में अभिधा का अर्थ भी नाम बताया गया है। कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये अभिधा दी है, इसका मतलब है मैंने तुम्हें नाम दिया है। तो अभिधान या अभिधा, इनमें से कोई भी शब्द हो, इसका बेसिक मतलब है नाम। और नाम आपको पता है कि बहुत सरल सी चीज होती है, और इसका मतलब ये कि अभिधा कोई बहुत मुश्किल चीज तो होगी नहीं। अब सवाल है कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है। अभिधा की अगर व्याख्या करनी हो, अभिधा शब्द शक्ति की विशेषताएं समझनी हो, तो उसमें क्या क्या बात हम कह सकते हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति का सिंपल सा अगर परिभाषा करनी हो, मुझे ना लिखित परिभाषा में बहुत रुचि नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कंसेप्ट समझ में आ जाए आपको, है ना। बुक्स तो है ही आपके पास, पढ़ेंगे भी आप नोट्स में। कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो तो प्रश्न कितना ही मुश्किल है, पकड़ लेंगे। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? वह शक्ति जिसकी मदद से, इसकी मदद से क्या होता है? वह शक्ति जिसकी मदद से हमें वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ की उपलब्धि होती है। वह शक्ति जिसकी मदद से हमें वाच्यार्थ अथवा मुख्यार्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ की उपलब्धि होती है। कितना सरल सा है। यही पूछते हैं रद्दी सा सवाल, कौन सी शब्द शक्ति से मुख्यार्थ की प्राप्ति होती है? क्या आंसर है उसका? अभिधा। इतना ही है। मतलब बहुत अच्छी बात यह है कि 10 में से 8 सवाल लड्डू किस्म के एकदम पूछते हैं, एकदम लड्डू किस्म के, कि लड्डू रखे हुए 4, उनमें से एक खा लीजिए उठा के। इतना ही आसान सवाल पूछते हैं। थोड़े बहुत सवाल ऐसे हैं जिसको देख के लगता है कि गहराई में जाने की जरूरत है, वरना तो बहुत आसान आसान चीजें पूछने का रिवाज ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया अभिधा की एक सामान्य व्याख्या हो गई। अब जब ये समझ में आ गया तो एक सवाल ये हो सकता है कि अभिधा से जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। 3 नाम तो बता चुका हूं आपको। एक बता चुका हूं वाच्यार्थ, एक बता चुका हूं मुख्यार्थ, एक बता चुका हूं साक्षात संकेतित अर्थ। ये 3 तो सबसे लोकप्रिय नाम हैं। लेकिन इन अर्थों के कुछ नाम और भी हैं। जैसे कहीं कहीं हो सकता है आपसे कहें अभिधेयार्थ, कहीं कहीं अभिधार्थ भी कह देते हैं। पर इतना आसान नहीं पूछेंगे कि अभिधार्थ कौन सी शक्ति से प्राप्त होता है, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा ना। ऑप्शन में अभिधा भी लिखा होगा तो फिर बचेगा नहीं। इसका एक होता है प्रसिद्धार्थ। अगर प्रसिद्धार्थ भी पूछ लें तो भी वही है। न्याय दर्शन में इसके 2 नाम चलते हैं। एक होता है शक्यार्थ, सॉरी, ये मुझे काव्यशास्त्र की पुस्तकों में नहीं दिखा, पर दर्शन में इसको शक्यार्थ भी कहते हैं, संकेतार्थ भी कहते हैं। मतलब प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में ये दोनों नाम चलते हैं, शक्यार्थ, संकेतार्थ। ये अभिधा के अर्थ के लिए ही नाम चलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसको प्रथमार्थ भी कहते हैं। प्रथम अर्थ, किसी शब्द से निकलने वाला जो सबसे पहला अर्थ है वो अभिधा वाला अर्थ है। बाकी अर्थ तो बाद में जो निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अर्थ निकलता है वो प्रथमार्थ है। तो कितने हो गए? अभिधेयार्थ हो गया, अभिधार्थ हो गया, प्रसिद्धार्थ, शक्यार्थ, संकेतार्थ, प्रथमार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, साक्षात संकेतित अर्थ। इनमें से कुछ भी पूछ लें
एकदम आंख बंद करके अभिधा पे निशान लगा देना है कि हाँ, इस अर्थ का संबंध जिस शब्द शक्ति के साथ है वो ये वाली है। यहां तक स्पष्ट हो गया? जिस शब्द से हम इन अर्थों का प्रयोग करते हैं उसके लिए मैंने पहले बताया था आपको, एक तो वाचक शब्द चलता है और कहीं कहीं इसके लिए संकेतित शब्द। मेरे ख्याल से ये शब्द गलत है, लेकिन सत्यदेव चौधरी की पुस्तक में लिखा है तो गलत कहने का बहुत आधार बनता नहीं है। मेरे ख्याल से शब्द संकेतक होना चाहिए, पर संकेतित, सॉरी संकेतिक नहीं, संकेतित लिखा हुआ उसमें, तो मुझे थोड़ी दुविधा है क्योंकि शब्द विज्ञान के हिसाब से ये बहुत ठीक बनता नहीं है, पर उन्होंने ऐसा लिखा है। मेरी राय में ये संकेतक शब्द हो तो ज़्यादा उचित होगा। बहरहाल आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई भी शब्द पूछ लें कि संकेतक शब्द का प्रयोग कौन सी शब्द शक्ति के विवेचन में होता है, तो बोल देना है अभिधा में होता है। इतनी सी बात है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अभिधा शब्द शक्ति की खास बात क्या है कि वो बहुत ही आसान, सबसे बेसिक चीज होती है। इसको इतना करके अगले पेज पे चलते हैं। अगर पूछें कि अभिधा शक्ति का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, एक प्रश्न आपका प्रयोग क्षेत्र से भी पूछा हुआ है किसी एक पेपर में। मैंने जब पुराने पेपर देखे तो एक प्रश्न मिला। देखो, एक मोटी सी बात ध्यान रखो कि अभिधा जो है ना, उसमें एकदम सीधा सपाट प्रयोग होता है भाषा का, एकदम सीधा सपाट प्रयोग। जैसे मैं कहूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप बैठे हुए हैं, मैं पानी पीना चाहता हूं, आप नोट्स लिखना चाहते हैं, आधे घंटे में क्लास पूरी हो जाएगी। ये जो भाषा चल रही है पूरी अभिधा वाली भाषा है। अभिधा में कोई चमत्कार नहीं होता, एकदम सीधी सपाट बात, एकदम सूचनाएं, वर्णन। जब इस तरह की भाषा हो तो ध्यान रखना है कि अभिधा है। तो अब सोच के बताइए कि अभिधा का प्रयोग आमतौर पे कहाँ कहाँ होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप दोस्तों में आपस में बातचीत करते हैं, वहां आप जब इमोशनल होते हैं तो अभिधा ज्यादा होती है या लक्षणा व्यंजना ज्यादा होने लगती है उस समय? है ना, जब आप इमोशनल होंगे तो लक्षणा व्यंजना का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। जैसे बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल इसके होते हैं, जैसे आपका दोस्त पढ़ रहा है और रात को, और आप सोना चाह रहे हैं, लाइट नहीं बंद करा गया, भाई उल्लू सो जा। अब आप सीधा बोल रहे हैं, अरे उल्लू सो जा, वो भी समझ रहे हैं कि उल्लू कहने का मतलब क्या है, कि रात को जाग रहा लगातार भाई। क्योंकि इमोशन आप अभिधा में कह नहीं सकते। आप ये कहेंगे रात्रि को देर तक जागने वाले भैया सो जाइए, तो उससे वो लगता है कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रही है, ना कि दोस्त आपस से बात कर रहे हैं। और एक हॉस्टल में मान लीजिए कि 4 लोग रहते हैं, उनमें से 3 फुकरे हैं, अकेले घूमते हैं शाम को भी, और चौथा जोड़ी में घूमता है। तीनों फूके रहते हैं रात दिन, चौथा शाम को घूम घाम के आया है, और ये तीनों 1 घंटे से वेट कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा। इनको ज़्यादा चिंता हो रही है कि बहुत टाइम हो गया है, उसको चिंता उतनी नहीं है। 7 बजे गया था कि मैं 8 बजे तक आऊँगा, आए नहीं 9 बजे तक। ये तीनों भुने हुए बैठे हैं, एक दूसरे से मिलकर उसके खिलाफ निंदा रस का आस्वादन कर रहे हैं। और 9 बजे जैसे ही वो लड़का आया, अब तीनों ने उसको देखा और एक बोला, आ गए। आ गए में कोई बाधा नहीं है, सामान्य बात है, पर सबको पता है कि इसका मतलब कुछ और है। ये चमत्कार है, व्यंजना इसको बोलते हैं। तो अभिधा में ना रस नहीं होता है। देव कवि को छोड़ के कोई नहीं मानता कि इसमें रस होता है। बस उन्हीं को लगता है कि अभिधा उत्तम काव्य है, उनको पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत रस वाला मामला हो गया। बाकी सबको पता है कि बहुत सीधी सपाट बातें होती हैं। जैसे मैथिली षण्मुख की कविताएं होती हैं, वो अभिधा में होती हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कविता है ना। मतलब राष्ट्र कवि हैं, सम्मान करते हैं हम, लेकिन कविता में दम तो नहीं है, बहुत सपाट सी कविता है। कहीं कहीं कबीर भी बहुत सपाट लिखते हैं। तो जब भी कोई सीधी सपाट कविता होगी, और मैथिली जी के जो गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो तो और सपाट लिखते थे,
उन्होंने तो कविता और गद्य का अंतर ही समाप्त कर दिया था। अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर सत्कार, प्रायः घटा बढ़ा करता है सदा प्रयोजन के अनुसार। ये कविता है। 4 शब्द आगे पीछे कर दें गद्य हो जाएगा पूरा। इसमें इतनी ही कविता बची हुई है। अब आप खुद बताइए, अगर अभिधा में कुछ होगा कविता वगैरह तो उसमें चमत्कार ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। दोस्तों की भाषा में अभिधा कम होगी। लेकिन यदि आपको वर्णन करना है तो आपको अभिधा में जाना पड़ेगा। और यदि आपको अपने, जैसे मान लीजिए कल को आप टीचर बनते हैं या ऑफिसर बनते हैं, कहीं जाते हैं, सरकारी फाइल पे कुछ लिखना है, तो ऑफिशियल काम में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग ज़्यादा करेंगे? जैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपदा प्रबंधन में, और कहीं कल्पना कीजिए कि बाढ़ आ गई है और आपको लिखना है उसके बारे में, या सूखा पड़ गया है या अकाल पड़ गया है। अब अकाल पे आप तुलसीदास जी कविता लिखेंगे फाइल के अंदर, कल ही बार दुकाल पड़े बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, ये लिखेंगे, या बहुत तथ्यात्मक और सीधा सपाट वर्णन करेंगे? राज्य के 38 में से 12 जिलों में अकाल की स्थिति बनी हुई है। इनमें से 3 जिलों में अकाल से बहुत सारी आकस्मिक मृत्यु हुई हैं। बाकी 9 जिलों में मृत्यु नहीं हुई, किंतु बुरे आसार, बुरे हालात बने हुए हैं। ये जो भाषा होगी ये बहुत सूचनाओं वाली भाषा है। हमेशा ध्यान रखना, जो सवाल पूछते हैं आप लोगों से वो क्या है, जो सरकारी या कार्यालयी प्रयोग है, दुनिया का कोई भी कार्यालय हो, कोई भी ऑफिस हो, उसमें जो भाषा चलती है वो चलती है अभिधा की भाषा। अगर वहां अपने लक्षण लिखने शुरू कर देना, जैसे आप अपने जूनियर का मूल्यांकन लिख रहे हैं, साल की रिपोर्ट लिख रहे हैं, और आप उसमें लिखें 1 नंबर का बैल है, तो प्रमोशन आपकी रुक जाएगी, उसकी तो हो जाएगी, उसके बाद आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। लक्षणा का प्रयोग नहीं करना वहां पर, ना व्यंजना का, कि प्रश्न है कि इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहिए, और आप लिखें क्या कहें, क्वेश्चन मार्क। मौन ही अभिव्यंजना है। अब अगर आप ये लिख के आगे है तो व्यंजना और इस व्यंजना से बात नहीं बनेगी, वहां आपको सूचनाएं लिखनी है, तथ्य लिखने हैं। और इसलिए जब भी आपसे पूछें सरकारी कार्यालय प्रयोग में कौन सी भाषा चलेगी, अभिधा की भाषा चलेगी, न कि लक्षणा की भाषा और ना ही व्यंजना की भाषा। दूसरा, जहां आपको वर्णन देना है, जहां आपको विवरण देना है किसी चीज का, जहां आपको सूचना देनी है, जहां आपको तथ्य देने हैं या जानकारी देनी है, जब भी ऐसा कोई संदर्भ आएगा आपकी भाषा अपने आप अभिधात्मक हो जाएगी। साहित्य में आमतौर पर यह भाषा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, देव कवि को छोड़कर, लेकिन साहित्य में भी कुछ लोग अभिधा प्रधान लिखते ही हैं। तो अगर कोई अभिधा प्रधान लिखता है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और द्विवेदी युग के कई और भी कवि, उन्होंने एक मुहिम की तरह इस बात को रखा कि हमें अभिधा में लिखना है। लेकिन सामान्यतः अभिधा में लिखी कविताओं में चमत्कार और प्रभाव कम होता है, इसलिए अच्छा साहित्य अभिधा में प्रायः नहीं होता है। हालांकि शुक्ल जी ने यह कहा कि लक्षणा व्यंजना का चमत्कार भी अंततः टिका तो अभिधा पे ही होता है। ये बात सही है, अभिधा पे ही टिकता है, लेकिन अभिधा में पूरा नहीं होता, अभिधा में समाप्त नहीं होता। तो अभिधा का प्रयोग क्षेत्र में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इस चीज से, इसका ध्यान रखिएगा। बस मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखनी है। अब अभिधा के बारे में आप उसका अर्थ जान चुके, अभिधा से निकलने वाले अर्थ के विभिन्न नाम, शब्द के विभिन्न नाम, उसका प्रयोग क्षेत्र। अब अभिधा के बारे में जान सकते हैं कि किन शब्दों का अर्थ अभिधा से निकलता है। ये एक निरर्थक सा प्रसंग है जो बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। क्योंकि पुस्तकों में लिखा हुआ है इसलिए बताना जरूरी है। पुस्तकों में पता क्या लिखा है, अभिधा से 3 तरह के शब्दों का अर्थ निकलता है, और जो नहीं लिखा है शब्द 3 ही तरह के होते हैं। ये कैसी बात है भाई, शब्द है 3 ही तरह के और लिखा क्या है, अभिधा से 3 तरह के शब्दों का अर्थ निकलता है। पर पूछते एग्जाम में फिर यही है, इनमें से किस किस तरह के शब्द का अर्थ निकलता है, तो पता तो होना ही चाहिए। तो जब हम कहते हैं निर्माण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं,
आपको पता ना, स्रोत की दृष्टि से तत्सम तद्भव देशज विदेशज बोल देते हैं उनको, है ना। ऐसे निर्माण की दृष्टि से शब्द 3 ही प्रकार के माने गए। एक को बोलते हैं रूढ़, एक को बोलते हैं यौगिक, और तीसरे को क्या बोलते हैं, योग रूढ़। तो निर्माण की दृष्टि से शब्द 3 ही प्रकार के होते हैं, और किताबों में स्वर्णाक्षरों में लिखा है कि अभिधा से 3 तरह के शब्दों का अर्थ निकलता है। बात सही है, उसका लिंक मैं आपको समझाता हूं कि ये बात कहने से क्या बात समझी जा सकती है। देखिए, जो रूढ़ है, रूढ़ का मतलब क्या होता है, और इस पर डिबेट है बड़ी खतरनाक। जब लक्षणा पढ़ेंगे, लक्षणा में आपने कभी सुना है कि एक प्रयोजनवती लक्षणा होती है, एक रूढ़ा लक्षणा होती है। रूढ़ा लक्षणा और ये जो रूढ़ शब्द है, इसके बीच में बड़ी गफलत है, कंफ्यूजन हो जाता है। एक पॉइंट पर कई आचार्यों ने आपस में बस सर नहीं फोड़ा एक दूसरे का, लेकिन झगड़ा ठीक ठाक कर रखा है। मैं झगड़ा समझाऊंगा आपको। कुछ शब्द ऐसे बनते हैं, अभिधा पुच्छ भूता शब्द सुना है कभी आपने? ये रूढ़ा लक्षणा का दूसरा नाम है, अभिधा पुच्छ भूता। क्यों कहते हैं? इसी डिबेट की वजह से, पर वो तब पढ़ेंगे जब लक्षणा पढ़ेंगे, अभी क्यों बिना मत क्यों उलझे। रूढ़ का मतलब क्या है? जो फिक्स हो चुका है, ठीक, जिसमें तर्क काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई, कई लोग आपको मिलेंगे जो हर चीज में संधि विच्छेद करके बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कार्यालय का मतलब कार्य धन आलय, कार्य का स्थान कार्यालय होता है। आप कहेंगे वाह वाह वाह, क्या गुरुजी कितना शानदार आपने बताया है। विद्यालय विद्या का आलय है, वाह वाह वाह, क्या बात बताई। तो कई लोग इस चीज का प्रयोग थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं। आप कहेंगे चिड़िया, कहेंगे ची करने वाली चिड़िया। अब ये कोई बात हुई? जबरदस्ती है, जबरदस्ती करोगे तुम ये बात भाई, जब जहां नहीं सेट हो पा रहा वहां मत करो। ये जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? हर शब्द को तोड़ के आप और सरल इकाइयों में बांट देंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। शब्द को बांट के दिखाओ। शब्द को शब्द क्यों कहते हैं? वह श जिसमें बद हो, नहीं कर सकते ना। तो एक लेवल के बाद नहीं कर सकते, वह तर्क काम नहीं आता। ऐसे शब्द जो कैसे बने हमें नहीं पता, उनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कोई आपसे कहे कि हाथ गाड़ी, हाथ से चलने वाली गाड़ी, कितना सिंपल है। लेकिन कोई आपसे कहे कि भाई हाथ शब्द कैसे बना, अब मुझे पता, आप कहेंगे हस्त से बना। ठीक है, हस्त से बना। हस्त कैसे बना, समझा दो कोई भी मुझे। अब हस्त की व्याख्या आप नहीं कर सकते, हाथ की व्याख्या नहीं कर सकते। फिर आज जो शब्द है, अद्य से बना, मैं जानता हूं, लेकिन अद्य भी कैसे बना, नहीं तोड़ पाएंगे उसको। किंतु, किंतु फिर भी शायद टूट जाए, किम और तू में शायद टूट जाएगा, तो इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, हिंदी वाला लेते हैं। पर, किंतु का होता है ना पर, इसे तोड़ के दिखाइए। दांत को तोड़ के दिखाइए, मेरे दांत शब्द को, है ना। पैर तोड़ के दिखाइए किसी का। ये सारे शब्द रूढ़ शब्द हैं, और रूढ़ का सिंपल मतलब है जिसको तोड़कर नहीं समझा जा सकता, जो मूल है। इसमें तर्क भी नहीं लगा सकते। अब जो लोग भाषा में हर बात में तर्क ढूंढते हैं, वो साबित करने में लग जाएंगे। हाथ को हाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें आ की ध्वनि होने से थोड़ा ऊंचाई का भाव आता है, हाथ। ये ड्रामा कोई कर रहे हो, उसको बोलना यार छोड़ दो, बिना बात के नाटक करना बंद कर दो। हाथ को हाथ क्यों कहते हैं पता नहीं, किसी को नहीं पता। किसी जमाने में जब भाषा शुरू हो रही होगी, किसी आदमी ने किसी को देख के, उसके हाथों देख के हस्त हस्त कुछ बोल दिया होगा, सबने हस्त हस्त बोलना शुरू कर दिया। हस्त अब भ्रंश में आते आते हथ हो गया, पुरानी हिंदी में के हाथ हो गया, इसलिए हाथ को हाथ कहते हैं। बस यहाँ कोई तर्क काम नहीं करता है। तो ये सारे शब्द भाषा में हम कैसे ध्यान रखते हैं? स्मृति से याद रखते हैं, व्यवहार से याद रखते हैं। क्योंकि हाथ हाथ है, क्योंकि हमने बचपन से इसको हाथ सुना, हमारे पेरेंट्स भी हाथ बोल रहे थे तो हमने भी हाथ बोलना शुरू कर दिया। सब हाथ बोलते हैं, हमें याद हो गया कि हाथ बोलना है, इसलिए हाथ चल रहा है। ये रूढ़ शब्द है। तो व्याकरणिक परिभाषा क्या है? जिस शब्द को और छोटी सार्थक इकाइयों में नहीं बांट सकते। निरर्थक में बांट देंगे, हाथ हा जमा थ, निरर्थक हो गया ना।
और छोटी सार्थक इकाइयों में जो शब्द न बंट सके उसको बोलते हैं रूढ़ शब्द या बेसिक वर्ड है। दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक क्या है? यौगिक है 1 + n। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक रूढ़ शब्द प्लस कुछ और होना चाहिए। वो हो सकता है कि 3 शब्द मिल जाएं, 2 शब्द मिल जाएं, 4 शब्द मिल जाएं, उनको मिलने से बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों या उपसर्गों या प्रत्ययों, तो मैं इसको यूं लिखता हूं, आप फार्मूला तो लिख के आ नहीं सकते, 1 + n तो लिखेंगे नहीं, ये तो समझने के लिए हो गया। यदि रूढ़ शब्द में जोड़ दें, किसको? रूढ़ शब्द को जोड़ दें, या उपसर्ग को जोड़ दें, या प्रत्यय को जोड़ दें, और इस तरह से जोड़ें कि जिन जिन को जोड़ा उनके अर्थों को जोड़ने से उसका अर्थ भी निकल रहा है। यदि 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने से एक नया शब्द बन गया और उन्हीं शब्दों के अर्थों को जोड़ने से उसका अर्थ भी बन गया, इसको बोलते हैं कंपाउंड यौगिक शब्द। जैसे कंपाउंड्स केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक वैसे ही है। जैसे हाथ, आप जानते हैं कि एक शब्द था, गाड़ी भी एक शब्द था, हाथ गाड़ी। हाथ और गाड़ी 2 शब्दों को जोड़ के बना, और उन दोनों के अर्थों को जोड़ के इसका अर्थ भी बन रहा है, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी। ये सारे शब्द वैसे हैं, यौगिक शब्द हो जाएंगे। पुस्तक आप जानते हैं क्या होता है, पुस्तकालय। आलय भी आप जानते हैं क्या होता है। पुस्तक का अर्थ प्लस आलय का अर्थ बराबर पुस्तकालय का अर्थ, तो यौगिक शब्द हो गया। यहां तक यौगिक शब्द खुद भी योग प्लस एक आपको पता है कि उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है, योग है, तो योग वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द यौगिक शब्द है। योग रूढ़ अपने आप में यौगिक शब्द है। योग से बना किंतु रूढ़ हो गया, समझेंगे इस चीज को आगे चल के। तो पुस्तकालय हुआ, ऐसा होगा। जैसे विद्यार्थी है, आप विद्या भी जानते हैं, अर्थी भी जानते हैं। जो विद्या की अर्थी उठाए वो विद्यार्थी है। मतलब अर्थी मतलब अर्थ जिसके अंदर हो, जो विद्या के उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहा हो, उसको विद्यार्थी का, मतलब व्यावहारिक में पहले वाला ही है, जो विद्या की अर्थी उठाए। लेकिन जो सैद्धांतिक अर्थ है वो विद्या के अर्थ से युक्त जो है। अर्थ का मतलब यह उद्देश्य है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, जो विद्या के प्रयोजन से, और यहाँ विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई से हो रहा है। कोई दूसरे अर्थ में विद्यार्थी हो सकता है, लेकिन यहाँ विद्या का अर्थ पढ़ाई से है। स्पष्ट है यहाँ तक? तो ये हो गए यौगिक शब्द। तीसरा होता है योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या है? जिसमें ये भी और ये भी है। जो बना है यौगिक, यौगिक शब्द है किंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है तो यौगिक, पर अब उसका अर्थ यौगिक नहीं रहा, अब वो किसी खास अर्थ में रूढ़ हो गया। यौगिक होता तो उसका अर्थ कुछ और भी हो सकता था, पर क्योंकि योग रूढ़ हो गया तो इसका अर्थ कोई और बचा नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है दशानन। दशानन का मतलब 10 सिर वाला। 10 सिर वाला कुछ भी हो सकता है। कल को ऐसा रोबोट बनाया जा सकता है जिसके 10 सिर हों, पर आप उसको दशानन कह नहीं सकते, क्योंकि दशानन है तो यौगिक शब्द, पर इसका एक निश्चित अर्थ बन चुका है रावण। ऐसे ही हमारे एक मित्र का नाम है पंकज, मैं उसका एग्जाम्पल खूब लेता हूं। मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे नाम का मतलब क्या? बोलता है कमल है ना, तुम्हारा नाम है कीचड़ में पैदा होने वाला। पंकज का यौगिक अर्थ क्या है? पंक में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो मैंने कहा नहीं, तुम कमल नहीं हो, तुम कीचड़ में पैदा होने वाले कीटाणु हो। हम तुम्हारा अर्थ योग रूढ़ नहीं मानेंगे, हम तो यौगिक मानेंगे तुम्हारा नाम। वो अड़ा हुआ कि नहीं मेरा योग रूढ़ है। तो पंकज का मतलब अब हमारी भाषा में क्या चल पड़ा है? कमल। कोई पंकज तो नहीं है आप में से? कोई पंकज नहीं है ना आप में से? तब ठीक है। तो कोई पंकज आपका दोस्त को चिढ़ाने के लिए उदाहरण ले सकते हैं आप उसको। तो पंकज के बहुत सारे अर्थों में से पंकज का मतलब तो भाई सिंगाड़ा भी हो सकता है, पंकज का मतलब तो कमल ककड़ी भी हो सकता है, पंकज का मतलब तो कीटाणु भी हो सकते हैं, पर हम पंकज का मतलब लेते हैं कमल का फूल।
क्योंकि यदि वो यौगिक होता तो बहुत सारे अर्थ हो जाते, किंतु योग रूढ़ है। यौगिक शब्द के बहुत सारे अर्थों में से एक अर्थ में वो शब्द रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया, तो योग रूढ़ हो गया। ऐसे दो चार शब्द और बता सकते हैं। जैसे पीतांबर किसको बोलते हैं? पीतांबर का मतलब क्या होता है? छोड़िए, राघव का अर्थ क्या होता है? कबीर का बहुत प्रसिद्ध शब्द है दशरथ सुत। दशरथ सुत का मतलब क्या होता है? दशरथ का पुत्र, वो तो राम भी है, लक्ष्मण भी है, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, पर दशरथ सुत कहते क्या भाव मन में आता है? राम। राघव जो रघुकुल का है, रघुकुल के तो 50 लोग हैं, पर राघव कहते ही नाम किसका आता है? राम का। पीतांबर का मतलब पीले कपड़े पहनने वाला, पर नाम किसका आता है? कृष्ण का। पीले कपड़े तो कितने लोग पहने घूमते रहते हैं, सब पीतांबर थोड़ा ना कहलाएंगे। क्योंकि योग रूढ़ शब्द है, इसलिए हम इसको कृष्ण के रूप में ही लेंगे। अब देखिए, आपकी पुस्तकें बता रही हैं कि अभिधा शब्द शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ निकलता है, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्दों का इससे निकलता है क्योंकि स्मृति और व्यवहार से ये शब्द हमें याद हो चुके होते हैं और सामान्य भाषा में इस्तेमाल होते हैं। यौगिक शब्द से जब हम बात करते हैं, यौगिक शब्दों का अर्थ कैसे निकलता है? क्योंकि यौगिक शब्दों को हम मूल शब्दों में तोड़ तोड़ कर समझ सकते हैं, सामान्य बुद्धि से प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर व्याकरण की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको पता हो कि हिंदी में किसी शब्द की शुरुआत में वी उपसर्ग लगा हो, तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ विशिष्ट की सेंस में होगा, जैसे विज्ञान है ना। अगर आपको पता हो कि हिंदी के किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे विशेषता बताने की सेंस में, जैसे अपराध से आपराधिक, है ना, नीति से नैतिक, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी विशेषता बताने के संदर्भ में है। तो आप व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके अभिधा वाला अर्थ निकाल सकते हैं यौगिक शब्दों का। और योग रूढ़ शब्द तो अपने व्यवहार में रूढ़ शब्दों जैसे ही हैं, हम आदत से, अभ्यास से, व्यवहार से, स्मृति से समझते हैं। ये वाली बात थोड़ी देर में आप और अच्छे समझ पाएंगे कि ये विवेचन क्यों किया गया। लेकिन ये बात सही है कि 3 ही प्रकार के शब्द हैं, इन तीनों का सामान्य अर्थ निकालने के लिए हम अभिधा शब्द शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? अभी आप लोग उस मनस्थिति में आ गए हैं कि जल्दी जल्दी खत्म करो बस सब। समझने की तो इच्छा नहीं बची हमारी, है ना। अब इसमें एक बात ये बचती है कि जो वाचक शब्द है, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है कि इसके बाद एक भी शब्द ऐसा ना आ जाए परीक्षा में जो आपको पता ना हो। ठीक? वाचक शब्द क्या समझ रहे हैं? अभिधा शब्द शक्ति के लिए शब्द का इस्तेमाल जिस भूमिका में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाचक शब्द। लक्षणा में लक्षक शब्द, व्यंजना में व्यंजक शब्द, है ना। जो वाचक शब्द है, वो वाचक शब्द किस किस प्रकार का होगा, कहां कहां से आएगा, एक सवाल हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए। मैं इसका उत्तर 2 स्तरों पे समझा रहा हूं। कंसेप्ट समझना है, बाकी तो सब समझ में आ जाता है, कंसेप्ट समझ लेंगे तो आसान रहेगा। देखिए अभिधा में क्या होता है? अभिधा है नाम। तो जो भी शब्द किसी का नाम बताएंगे, वो सारे शब्द अभिधा वाले शब्द वाचक शब्द हो जाएंगे। ठीक? जैसे मैं अगर वाक्य बोलूं, गाय खड़ी है, इसमें एक शब्द है गाय, एक है खड़ी, एक है। मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि खड़ी है क्रिया शब्द है। ठीक? मैं थोड़ा वाक्य और टेढ़ा कर देता हूं। सफेद गाय खड़ी है या बड़ी गाय खड़ी है, तो सफेद या बड़ी क्या है? विशेषण है, आप जानते हैं। गाय संज्ञा है। ठीक? खड़ी है क्रिया है। संयुक्त क्रिया है जिसमें एक क्रिया है खड़ी, मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया क्या हो गई? है, खड़ी है। फिर मैं कर सकता हूं कि भाई राम की गाय खड़ी है, तो मैं कह दूंगा कि राम अपने आप में एक संज्ञा, जो यहां विशेषण की सेंस में है। गाय की विशेषता है कि वो राम की गाय है। जब आप भाषा के स्तर पर जाएंगे वर्णन में, आप पाएंगे शब्द आमतौर पे 3-4 तरह के ही होते हैं बस। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वाचक शब्द 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? एक कहते हैं कि गुण बोधक शब्द हो सकते हैं, जैसे सफेद, जैसे बड़ी,
जैसे मोटी, ये सारे शब्द क्या हैं? गुण सूचक शब्द हैं। तो गुण बोधक शब्द आमतौर पे अभिधा के माध्यम से आते हैं। दूसरा वो कहते हैं क्रिया सूचक शब्द हो सकते हैं, जैसे खड़ी, है, थी, होगी, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। खड़ी, बैठी, चलना, ये सब मुख्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द क्रिया के हैं वो सारे भी वाचक शब्दों के एग्जाम्पल बनते हैं अभिधा शब्द शक्ति में। मैं इसके बाद एक सवाल पूछूंगा आपसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। तीसरा वो कहते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो शब्द जाति सूचक हो सकते हैं। यहां जाति का मतलब यादव, ठाकुर, उस सब से है या किसी और चीज से है? जातिवाचक संज्ञाओं से, समूह से है, यानी एक वर्ग से है। यहां जाति का मतलब वर्ग है। जैसे बताइए जाति सूचक शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे कुर्सी जाति सूचक शब्द है क्या? कुर्सी, पेन, मेज, अध्यापक ही जाति सूचक है, कुर्सी नहीं हो सकता? बताओ बताओ। अध्यापक से बहुत सारे अध्यापकों का बोध होता है, और कुर्सी से, हाँ, तो बहुत सारी कुर्सियों का होता है। और मेज, बहुत सारी मेजों का होता है। और पेन, बहुत सारे पेनों का होता है। इसमें क्या दिक्कत है? सब तो जाति सूचक संज्ञा ही, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक तो है। तो जाति सूचक में ये सारे शब्द जो किसी वर्ग विशेष को संबोधित करते हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं भाई एक और होता है द्रव्य सूचक। अब हम तब से परेशान हैं कि द्रव्य सूचक इसके अलावा क्या हो गया। तो उसमें एक आचार्य ने कहा कि द्रव्य सूचक के भी दो भेद होते हैं। एक होता है मूर्त द्रव्य सूचक, एक होता है अमूर्त द्रव्य सूचक। ये न्याय दर्शन के लोग हैं। न्याय दर्शन में ना द्रव्य के कुछ भेद माने गए हैं, ये उसके बेस पे बात कर रहे हैं। अमूर्त द्रव्य सूचक का मतलब हुआ जैसे आत्मा, जैसे मन, इन सब की बात करते हैं। अगर आप कहें कि उसकी आत्मा मर गई, तो मर गई तो भाई आत्मा है तो मरेगी कैसे, लक्षणा हो जाएगी। लेकिन आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा शब्द का अर्थ आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि आपने बचपन से वो शब्द सुना है, एक खास सेंस में सुना हुआ है। ठीक है। और मूर्त में हो सकता है व्यक्ति विशेष हो या वस्तु विशेष हो। ये वो चार वर्ग मैंने आपको बताए जो आमतौर पर बुक्स में लिखे हुए हैं कि अभिधा शब्द शक्ति के मामले में वाचक शब्द के तौर पर ये चार प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। गुणबोधक शब्द, क्रियाबोधक शब्द, और बाकी दोनों को अगर आप अलग करना चाहें तो जाति सूचक और द्रव्य सूचक, आगे चल के इनको मिला के एक भी कर देंगे। एक दूसरे आचार्य ने कहा कि द्रव्य सूचक के भी दो भेद किए जा सकते हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। ये दूसरे आचार्य का कहना है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस आतंकवाद का दमन करके हम इसको आसान कर लें, ये आतंकवाद है, ये बौद्धिक आतंकवाद है, भाषाई आतंकवाद है बिना बात का। जो चीज आसान भाषा में कही जा सकती है उसको जानबूझ के मुश्किल भाषा में कहना ताकि बच्चे घबराएं, इसका क्या मतलब हुआ भाई? आसान भाषा में क्यों नहीं कह लेते इसी बात को? आसान करते हैं। जितने शब्द गुणबोधक होते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते ही हैं। विशेषण के बहुत सारे भेद हैं, क्रिया विशेषण भी विशेषण मान सकते हैं, पर है तो विशेषण ही ना। जितने शब्द क्रिया सूचक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, क्रियापद। हिंदी व्याकरण में जो पद हैं हमारे पास क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार तो हैं। और जितने भी शब्द जाति सूचक द्रव्य सूचक हैं इनको मिला के संज्ञा बोल देते हैं। यही तो होता है। और जहां संज्ञा को आसान शब्द में रिप्लेस करना हो वो सर्वनाम हो जाता है।
इसके अलावा क्या होता है? और अगर सरल भाषा में कहें कि अभिधा में जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक शब्द या तो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, या विशेषण होते हैं, या क्रियाएं होती हैं, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है? इतनी आसान सी बात को जबरदस्ती इन मुश्किल शब्दों में पिरोया हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, पेपर में हो सकता है आपसे इस वाली भाषा में पूछें कि अभिधा का वाचक शब्द इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, और कोई एक अलग सा शब्द लेके आ जाए। ये फॉर्मेट एक फॉर्मेट है, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा। इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको, मतलब दोनों ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, कोई कन्फ्यूजन होने की संभावना बचेगी नहीं। अब अभिधा को लेकर एक अंतिम जो छोटी सी बात बचती है वो ये है, अभिधा में क्या होता है, एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं संकेत ग्रहण। जो मैंने अभी आपसे थोड़ा सा कहा था ना, परंपरा, व्याकरण, उसका संदर्भ यहां समझ में आएगा। संकेत ग्रहण का मतलब है कि जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि मेज पर पेन रखा है, इस पूरे वाक्य का अर्थ आपने कैसे समझा? मेज शब्द से आपने मेज वस्तु को कैसे समझा? पर से पर कैसे समझा, संबंध कैसे समझा? पेन शब्द से पेन नाम की वस्तु कैसे समझी? ये कैसे समझा कि अभी रखा है ना कि पहले रखा हुआ था? ये है से समझ में आया आपको, है ना? और कौन किसके ऊपर रखा है ये कैसे समझा? मेज पर पेन रखा है कि पेन पर मेज रखी है, ये भाषा ने कैसे समझाया आपको? तो अभिधा शब्द शक्ति में ये जो विभिन्न संकेत आपको मिले, इसको बोलते हैं संकेत ग्रहण। यानी विभिन्न शब्दों से आप पूरा एक कंटेक्स्ट अपने दिमाग में कैसे बैठाते हैं, इसको बोलते हैं संकेत ग्रहण। संकेत ग्रहण कैसे होता है अभिधा शब्द शक्ति में, इसके लिए 3-4 शब्दों का जिक्र किया जाता है। जैसे इसी वाक्य को लेते हैं, आप खुद बताइए, मेज पर पेन रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मेज, पेन, ये जो शब्द हैं इन्हें कैसे समझा, तो सीधी सी बात है कि आपने इन शब्दों को बार बार सुना हुआ है। यही वाला मामला है ना, आपने बार बार सुना हुआ है, इसलिए आपकी स्मृति आपको बता रही है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। स्मृति के साथ साथ व्यवहार भी बता रहा है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोक व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग इन अर्थों में बार बार करते आए हैं। ठीक, तो 2 चीजें हमारे पास आ गई कि हम संकेत ग्रहण में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनमें एक है स्मृति, एक है व्यवहार। ठीक, फिर मेज पर पेन रखा है, पर, ये जो पर शब्द है, कहीं पर देखा है आपने? मेज तो देखी है, पेन भी देखा है, पर देखा है कहीं? पर तो आज से नहीं देखा। फिर कैसे समझ में आ गया पर? क्योंकि आपको व्याकरण का इतना ज्ञान है कि पर शब्द जिस संज्ञा के बाद लगाएंगे उसके ऊपर कुछ होगा, और जिस संज्ञा से पहले लगाएंगे वो संज्ञा पहली संज्ञा के ऊपर बैठी होगी। कुर्सी पर राम बैठा है और राम पर कुर्सी बैठी है, पूरा मामला चेंज हो गया एकदम। आपको ये पता है कि पर शब्द कौन सी सिचुएशन में, कौन सी लोकेशन पे, कौन सी पोजीशन पे है, इससे तय होगा कि कौन किसके ऊपर बैठा है। सोहन भैंस पर बैठकर गया था, वापसी पर भैंस सोहन पर बैठी थी। ऐसा हो सकता है। मोहन अपना कुत्ता घुमाने गया, कुत्ता उसको घुमा के ले आया। कुत्ते बड़े बड़े, बहुत कई लोग कुत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक ज़माने में हमारे पास भी था, बहुत बड़ा था वो। तो हमारा एक मतलब घरेलू सहायक उसे घुमाने ले जाता था, कभी मैं भी ले जाता था। तो मैंने अक्सर देखा कि लेके जाता जो भी हो वापस वो हिलाता था, क्योंकि एक बार घर से बाहर निकलते उसमें ताकत इतनी थी कि फिर वो अपने हिसाब से चलता था, और जिसके हाथ में पट्टा होता था उसका काम केवल उसकी गति से साथ साथ भागना और थोड़ा बहुत मैनेज करना, स्टीयरिंग थोड़ा बहुत कर लेना कि कहीं जाने लगे थोड़ा सा मोड़ देना कि भाई इधर मत जाओ, इतना ही हो पाता था। बाकी तो वही घुमाता था कि कहाँ कहाँ घूमना है। तो सोहन अपने कुत्ते को घुमाने गया और कुत्ता सोहन को घुमा के ले आया। आप ना सोहन को जानते हैं ना कुत्ते को जानते हैं, पर ये वाक्य सुन के आपको दोनों भाव समझ में आ गए। क्यों समझ के आ गए?
कि को कुत्ते के पहले था कि सोहन के पहले था, इससे आपको समझ में आ गया। और इसका मतलब ये हुआ, इस वाक्य में पर समझने के लिए आपको व्याकरण की मदद लेनी पड़ रही है, और व्याकरण ने आपको समझा दिया कि भाई ऐसे होता है। इसी प्रकार से जो है शब्द है, आपने है को भी देखा तो है नहीं कभी, ना है देखा, ना था देखा आज तक, ना होगा देखा, है ना। ये सब क्रियापद हैं। क्रियापद दिखते नहीं है, सर्वनाम दिखते नहीं है, और ऐसे ही जो भाववाचक संज्ञाएं दिखती नहीं है। ये जो पर है, ये कर्ता का कारक जो होता है ना, अधिकरण कारक का क्या परसर्ग होता है? पर होता है। ये अधिकरण कारक, ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? कर्ता ने कर्म को करण से, याद है ना? हाँ, तो अधिकरण कारक का जो परसर्ग है हिंदी में, वो क्या है? में, पे, पर है। तो पर शब्द आया तो इसका मतलब अधिकरण की बात चल रही है। तो कुछ शब्द आपको स्मृति से समझ में आ गए, कुछ व्यवहार से समझ में आ गए, कुछ व्याकरण से समझ में आ गए। किसी किसी वाक्य में ऐसा हो सकता है, कोई शब्द ऐसा हो कि वो शब्द आपने तुरंत ना समझा हो, लेकिन आपको शब्दकोश के नियम पता है, यौगिक शब्द है, दो शब्दों को जोड़ा आपस में, और नहीं तो आपने किताब देख ली जिसका नाम है शब्दकोश, शब्दकोश से समझ में आ सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बात अनुभव या अनुभूति से समझ में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे पहली बार आपके सिर में दर्द हुआ, आज तक नहीं हुआ था, और आपसे कोई कहे कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जब तक आपको पहली बार होगा नहीं, आप एग्जैक्ट मतलब समझ नहीं पाएंगे उसका, कितना भी ताकत लगा लें। लेकिन एक बार अगर हो जाएगा ना, फिर जब कोई कहेगा मेरे सिर में दर्द है, आपको तुरंत वो याद आएगा जो मेरा अनुभव था, जो मेरी अनुभूति थी, और अब जो बन गई है स्मृति। मेरा अनुभव, मेरी अनुभूति, या तो अभी की या जो बन चुकी है स्मृति, उससे मैं उस अर्थ को समझ पा रहा हूं। और इसके अलावा न्याय दर्शन में दो शब्द और आते हैं। एक शब्द आता है आप्त कथन, और एक शब्द आता है उपमान। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोनों समझा दूंगा, मुझे आप लोगों की स्थिति देख के हौसला हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इनको भी समझ सकते हैं, और नहीं तो इन दो शब्दों को याद कर लीजिए। और कोई पूछे कि अभिधा में संकेत ग्रहण के क्या क्या आधार होते हैं, इन्हीं में से पूछेंगे। स्मृति होगा, व्यवहार होगा, व्याकरण होगा, शब्दकोश होगा, अनुभव या अनुभूति होगी, और दो शब्द होंगे आप्त कथन और उपमान। समझना चाहेंगे या छोड़ दें? चाहेंगे? पक्का? पहली बार आप मुस्कुराते हुए देखिए पिछले 1-1.5 घंटे में, अभी तक तो बत्ती बुझी थी एकदम। देखिए, भारतीय दर्शन में एक टॉपिक चलता है जिसको बोलते हैं प्रमाण विचार। ज्ञान मीमांसा एक शब्द है, उसमें भारतीय दर्शन में प्रमाण कुल मिलाकर 6 माने गए हैं। न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, उनमें से जो उनका एक प्रमाण है तीसरा, उसको वो बोलते हैं उपमान, और जो उनका चौथा प्रमाण है उसको बोलते हैं शब्द। आमतौर पर शब्द तीसरा प्रमाण माना जाता है, लेकिन न्याय दर्शन ने उसे चौथे प्रमाण के रूप में अपने स्थान दिया है। मोटा सा समझ लीजिए क्या मतलब है। शब्द प्रमाण का मतलब होता है किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन, और प्रामाणिक व्यक्ति को ही कहते हैं आप्त व्यक्ति। आप्त का मतलब प्रामाणिक, ऑथेंटिक, क्रेडिबल। शब्द प्रमाण के लिए न्याय दर्शन की परिभाषा क्या है? आप्तोपदेशः शब्दः। आप्त व्यक्ति का उपदेश ही शब्द प्रमाण है। इसका मतलब आप हर ज्ञान खुद तो अपने अनुभव से नहीं हासिल कर सकते ना। अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कुछ कहा है तो आप मान लेते हैं। जैसे काव्य शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, और आपने किताब किसकी पढ़ी? सत्यदेव चौधरी जी की पढ़ी। उस किताब में कुछ लिखा है तो क्या आप उसका परीक्षण करते हैं या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्र की किताब आधुनिक भारत में पढ़ी, उसमें जो लिखा है आप मान लेंगे। भाई, उन्होंने रिसर्च की दुनिया भर की, और रिसर्च का निचोड़ लिखा है तो आप उसको मान लेंगे। तो आप तो व्यक्ति वो हैं, बिपिन चंद्र आप तो व्यक्ति हैं, है ना। ऐसे ही साहित्य में, काव्य शास्त्र में सत्यदेव चौधरी जब भारतीय काव्य शास्त्र में लिखेंगे तो आप तो व्यक्ति हैं। पश्चिमी काव्य शास्त्र के लिए आप किसको आप तो व्यक्ति मानते हैं? देवेंद्र नाथ राय को मानते होंगे मेरे ख्याल से, उनकी पुस्तक बड़ी अच्छी मानी जाती है। किनको? हाँ सॉरी, शर्मा, देवेंद्र शर्मा जो है, उनकी किताब सबसे अच्छी मानते हैं। तो ये सब, निर्मला जैन जी की भी अच्छी किताब, ये सब आप तो व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने, अगर आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब पढ़ी है तो आप मान सकते हैं कि इसमें जो लिखा है सोच समझ के, बहुत प्रमाणों के आधार पर लिखा होगा, हल्के में नहीं लिखा होगा।
किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन अपने आप में प्रमाण होता है, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। और इसके लिए शब्द चलता है आप्त व्यक्ति का कथन। और आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि अभिधा में, अर्थ ग्रहण में, संकेत ग्रहण में आप्त व्यक्ति का कथन भी काम आ सकता है। इसका मतलब आपको किसी बात में कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से आपने पूछा, उसने बताया, आपने मान लिया, उसके बाद से आपने अभिधा में उस शब्द का इस्तेमाल इस रूप में करना शुरू कर दिया। उपमान क्या होता है? उपमान एक खास प्रमाण है जो भारत में कुल मिला के 3 दर्शन मानते हैं। एक तो न्याय, एक मीमांसा और एक अद्वैत वेदांत, ये 3 लोग मानते हैं। उपमान का मतलब ये हुआ, मैं आपको रियल एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है? इसका बेसिक मतलब होता है किसी देखी हुई चीज के सादृश्य के आधार पर किसी अनदेखी चीज को पहचान लेना। ठीक, रियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बड़ा रोचक एग्जांपल है। जब मैं फिलोसफी पढ़ाई करता था तो मैं उसमें एग्जांपल देके समझाता था उपमान प्रमाण। जैसे एक बार मेरे एक परिचित दिल्ली आने वाले थे, 10-12 साल पहले की बात है। तो नई दिल्ली स्टेशन जाके रिसीव करना था और मैं उस दिन दिल्ली में था नहीं। तो मैंने अपने एक सहायक मित्र से कहा कि भाई तुम जाके उनको ले आना। बोले ठीक है, ले आएंगे। ट्रेन का नाम बता दिया, बोगी नंबर बता दिया, वो वहां पहुंच गए सुबह सुबह। लेकिन उस बोगी में 70-72 लोग उसमें भी। तो अब उसने वहां से मुझे फ़ोन किया स्टेशन से कि भैया हम इनको जानते तो है नहीं, कैसे पहचानेंगे, फ़ोटो भेज दीजिए। फ़ोटो मेरे पास नहीं थी। फ़ोटो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उपमान प्रमाण सीधा सद जाएगा। फ़ोटो देखी, जाके पहचान लिया, हो गया उपमान प्रमाण। अब फ़ोटो भी नहीं है। तो मैंने उसको वर्णन किया। मैं इनका वर्णन कर रहा हूँ, उनको बताना मत बस। बोला हाँ आप बताइए क्या वर्णन। मैं देखो सबको निकलने दो। सबसे पहली बात, वो बहुत सुस्त आदमी है, वो डब्बे से बाहर निकलेंगे ही नहीं, पहली पहचान ये। दूसरा, अभी सर्दी चल रही है तो उन्होंने बंदर कैप टोपी पहन रखी होगी जरूर, उसके बिना वो घर से निकलते नहीं सर्दियों में। ठीक। तीसरा, बंदर टोपी ना पहनी हो तो भी बंदर जैसे दिखते हैं, टोपी के बाद तो कहने की बात ही क्या है। तीसरा लक्षण ये है। चौथा, जब सब उतर जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि अब सन्नाटा सा हो गया है, तब अचानक दरवाजे से एक सिर बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे देखेगा और बंदर टोपी पहन रखी होगी, बंदर जैसा मुंह होगा। सीधे जाके पैर छू लेना कि आपको लेने आए और ले आना। बोले क्या डिस्क्रिप्शन दिया भाई आपने? मैंने चलो प्रयोग करके देखो। तो 2 लोग गए थे, आपस में शेयर कर लिया डिस्क्रिप्शन। दोनों खड़े हो गए, डब्बा खाली हो गया, सब उतर गए। अब दोनों खड़े हैं, इतने में एक डब्बे के बाहर से एक आदमी ऐसे निकला, ऐसे ऐसे देखा, बंदर टोपी लगाए रखी थी। उनको मजा आ गया कि पता लग गया। सीधे के खट से पैर छू लिए कि सर आपका यही नाम है? बोले हाँ यही नाम है। बस जहां मामला फंस गया वही कि उन्होंने पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचाना। अब उसके बाद तो मामला फंस ही जाएगा। तो उसके बाद जो हुआ वो आपके काम का मामला नहीं है। आपके काम का मामला ये है कि उपमान का मतलब होता है किसी देखी हुई वस्तु के सादृश्य से किसी अनदेखी वस्तु को पहचान लेना। भारतीय दर्शन में सामान्य उदाहरण है गाय के आधार पर नील गाय को पहचान लेना। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है कि गाय जो है वो गवय के सदृश है, इससे हम अगर नील गाय को पहचान लेंगे तो उपमान प्रमाण होगा। तो कहने का भाव ये है, पिछली स्लाइड पर अगर जाएं, संकेत ग्रहण अभिधा के लिए कैसे होता है, यदि कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आमतौर पर 6 ही शब्दों का प्रयोग होगा। स्मृति, इसमें अगर क्रम से बताना हो तो क्रम में नंबर 1 पर व्याकरण आता है, नंबर 2 पर शब्दकोश आता है, नंबर 3 पर व्यवहार का जिक्र आएगा महत्व की दृष्टि से, नंबर 4 पर स्मृति मान लीजिए, नंबर 5 पर अनुभव मान लीजिए, नंबर 6 पर आप्त कथन, नंबर 7 पर उपमान मान लीजिए। आमतौर पर इस सीक्वेंस में, महत्व के इस क्रम में इन शब्दों को रखते हैं। तो अभिधा के मामले में संकेत ग्रहण के 7 आधार माने जाते हैं। यहां तक सारी बात स्पष्ट होगी आप लोगों को। अब अभिधा लगभग खत्म ही है, अभिधा के कोई भेद तो ऐसे होते नहीं है। तो अभिधा में केवल एक बात यह कि अभिधा का महत्व क्या है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अभिधा का जो महत्व है सबसे ज्यादा बताया है देव नाम के कवि ने। देव कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल के भी उन कवियों में हैं जो लक्षण ग्रंथ परंपरा से जुड़े रहे, और ये मुख्य रूप से जो अलंकार, शब्द अलंकार है, उन पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता था।
तो इनका ये कथन आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। क्या कथन है, याद है आप लोगों को? बस अभिधा उत्तम काव्य है, इतना भी ध्यान रखेंगे तो आगे का अपने आप याद आ जाएगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस, रस ऐसे रस विरस शायद शब्द है। तो ये जब भी वाक्य आए तो देव कवि को पहचान लीजिएगा। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने एक आध स्थान पर अभिधा की प्रशंसा की है, लेकिन वो प्रशंसा इस भाषा में करते हैं कि लक्षण और व्यंजना का सौंदर्य बड़ा है, सब मानते हैं, लेकिन वो अभिधा से ही शुरू होता है। तो संकेत कर लीजिए, लक्षणा और व्यंजना का जो सौंदर्य है अभिधा पर ही टिका होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जब चमत्कार ज्यादा होने लगे तो चमत्कारों के युग में जरूरी है कि सादगी के लिए हमें अभिधा पे केंद्रित होना पड़ेगा। बड़ी कविता अभिधा में ही होती है, क्योंकि उसकी रीच बहुत दूर तक होती है। लक्षणा व्यंजना में क्या होता है कि हर पाठक नहीं समझ पाता, अभिधा हर व्यक्ति समझ पाता है, इसलिए उसका महत्व बहुत दूर तक है। हिंदी साहित्य में किन कवियों ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसका ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समय के कुछ दो चार लोग और जो एग्जाम्पल्स इसके सबसे प्रसिद्ध हैं, आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि एक दो प्रसिद्ध ग्रंथों में अभिधा को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये उदाहरण खूब पूछा जाता है। निराला की जो कविता है, वह तोड़ती पत्थर, इसके बाद क्या है, इलाहाबाद या प्रयागराज के तट पर, इलाहाबाद के पथ पर। योगी जी सुन लेंगे तो इसको भी चेंज करवाएंगे कि प्रयागराज के पथ पर। तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, यहां तक अभिधा है, क्योंकि वह पत्थर तोड़ रही है। वह सर्वनाम है, तोड़ना क्रिया है। पत्थर हम सामान्य भाषा में जानते ही हैं, इलाहाबाद सब जानते हैं, के व्याकरण से जानते हैं, पथ हमने सुना हुआ है, पर व्याकरण से जानते हैं। तो सारे शब्द स्मृति से, व्यवहार से या व्याकरण से जानते हैं। इसके बाद की जो लाइनें हैं वहां पर अभिधा के साथ व्यंजना आ जाती है। करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। वो तो प्रहार कर रही है, लेकिन सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार एक संकेत है कि ये गरीब औरत अमीरों के महलों पर व्यंग्य कर रही है, सवाल खड़ा कर रही है। जैसे ही एक एक्स्ट्रा मीनिंग निकलने लगे बिना किसी बाधा के, तो इसका मतलब है व्यंजना है। हम समझेंगे, जब लक्षणा समझेंगे तो लक्षण और व्यंजना में अंतर भी समझेंगे। अभिधा तो जितनी आसान है समझना भी उतना आसान था। चुनौती आती है लक्षणा में और थोड़ी सी व्यंजना में। अभिधा तो आसान चीज है। तो ये एग्जाम्पल इसका ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है। मेरे ख्याल से अभिधा के लिए इतनी बात काफी है। कोई सवाल आपके तो पूछ लीजिए। मेरी तरफ से अभिधा वाली बात पूरी हो गई। एकदम मौन है, पूछिए, आराम से पूछिए। सर, तो प्रमाणों की जब हम बात करते हैं, न्याय में जब हम गए तो जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण यानी जो आपको बकता है उसकी बात को। तो सर, जो वेद है या जो उपनिषद जो लिखे गए, वो किसने लिखा है? क्योंकि वो तो मानते हैं कि ऋषियों ने ध्यान के अवस्था में उनको देखा है, कोई लिखा तो है नहीं, तो क्या उसको आप प्रमाण मानेंगे? डिपेंड करता है। जैसे चार्वाक एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, वो वेदों को नहीं मानते। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानता है, वो भी शब्द को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता। जैन दर्शन शब्द प्रमाण मानता है, किंतु वेदों को शब्द प्रमाण नहीं मानता है, वो अपने आगम ग्रंथों को मानता है, वेदों को नहीं मानता। ऐसी बौद्ध भी ऐसा करते हैं। अगर मैं चार्वाक, जैन, बौद्ध इन तीन को छोड़ दूं, बाकी 6 के 6 दर्शन वेद को प्रमाण मानते हैं, शब्द प्रमाण मानते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या अलग अलग है कि वेद कैसे लिखे गए। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन मानता है कि वेदों को ईश्वर ने लिखा है, इसलिए प्रमाण है। मीमांसा की दिक्कत है कि मीमांसा ईश्वर को ही नहीं मानता, पर वेदों को सबसे ज्यादा मीमांसा ही मानता है। तो मीमांसा का कॉम्बिनेशन क्या है कि वेद
का सबसे ज़्यादा सम्मान, पर ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो वो क्या मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब किसी ने भी नहीं लिखे, नित्य हैं, तो प्रमाण है। इसलिए 3 दर्शनों को छोड़ के सबने वेदों को प्रमाण माना है, शब्द प्रमाण ही माना है, लेकिन वो शब्द कैसे लिखा गया इसकी व्याख्याएं सबकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, और कुछ सवाल अभिधा को लेकर? समाप्त। अब मैं कहूं सब खत्म हो गया, ये कौन सी शब्द शक्ति है? अच्छा, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं खत्म हो गया, कौन सी शक्ति है? अभिधा है? लक्षणा तो नहीं हो सकती, व्यंजना हो सकती है? अभी नहीं समझ में आ रहा, 2 क्लास के बाद समझ में आएगा, जब व्यंजना ठीक से पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा विराम लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं।